हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैंगल ब्रेन्स। दिस इज शुभा कौशिक और मैं आ चुकी हूं आप सबके लिए लेकर क्लास 9th कंप्यूटर एप्लीकेशंस। जी हाँ, कोड बिल्कुल अच्छे से देख लेना भाई, कोड 165, क्योंकि यही कोड आपके क्लास 9th और क्लास 10th का एक लौता सहारा बनने वाला है। जी, इसलिए मैं हर वीडियो में आपको कोड जरूर रिमाइंड कराती हूं, जिससे कि आपसे अगर कोई भी पूछे कि क्लास 9 कंप्यूटर एप्लीकेशंस के स्टूडेंट अगर आप हो तो उसका कोड क्या है। कोड 165 चैप्टर नंबर 11 हमारा बहुत ही धड़ाधड़ स्पीड में चल रहा है, ये बात आप सब जानते हैं। चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, फिनिश लाइन पे आ चुका है, तो अब बारी आ चुकी है इस चैप्टर के असाइनमेंट सेक्शन की। जी हाँ स्टूडेंट्स, टॉपिक्स खत्म कर लिए हैं, प्रैक्टिस वाले जितनी भी एक्सरसाइजेस थी वो भी खत्म हो चुकी हैं। आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हो, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हो, या हो आपके एप्लीकेशन ओरिएंटेड प्रॉब्लम्स। और भाई प्रैक्टिस सेशन हमने हैंड्स ऑन प्रॉब्लम्स के 2 पार्ट्स को कर कंप्लीट कर दिया है। तो अब बारी आ चुकी है इसी सेम चैप्टर के असाइनमेंट वाले पोर्शन पे जल्दी से जंप करने की, क्योंकि भाई क्लास 9 कंप्यूटर एप्लीकेशंस बिल्कुल समाप्ति पर है। तो जल्दी जल्दी से इसे समाप्त करते हैं, क्योंकि इसको समाप्त करने के बाद हमें इसको रिवाइज भी करना है। चलिए, असाइनमेंट थ्योरेटिकल प्रॉब्लम्स आज यहां पे हम डिस्कस करने वाले हैं। असाइनमेंट थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, चलिए आइए। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही अमेजिंग सा क्वेश्चन है, एक फन एक्सरसाइज है। स्टेट ट्रू और फॉल्स। यहां पे आपको कुछ दिए हुए हैं, एक कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, कुछ असर्शंस दिए हुए हैं, और इन स्टेटमेंट्स को देखते हुए आपको बताना है कि क्या ये स्टेटमेंट कैल्क सॉफ्टवेयर के रिस्पेक्ट में ट्रू है या फिर फॉल्स है। चलिए आइए। सबसे पहला, ग्राफ्स लेट द ऑडियंस विजुअलाइज ट्रेंड्स क्विकली। अरे भाई बहुत अच्छे, वो ग्राफ्स ही होते हैं जो ऑडियंस को चीजों को ज्यादा अच्छे से, ज्यादा क्विक मैनर में विजुअलाइजेशन प्रोवाइड कराते हैं। मतलब कि एक कैल्क सॉफ्टवेयर के अंदर, एक कैल्क वर्कशीट के अंदर आप जो भी डेटा देते हो उसको अगर आप क्विकली विजुअलाइज करना चाहते हो तो वो आप ग्राफ्स की हेल्प से कर सकते हो। क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है? अगर आप जानते हैं इस क्वेश्चन का आंसर, क्या ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा? क्या होगा इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट का आंसर? क्या वो ग्राफ्स ही होते हैं जो हमारे बोरिंग से दिखने वाले कैल्क के डेटा को, कैल्क के सेल के डेटा को और भी ज्यादा क्विक वे में, और भी ज्यादा एफिशिएंट वे में विजुअलाइजेशन प्रोवाइड कराते हैं? आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। कमेंट सेक्शन में जाइए और बताइए वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स। और इसको बताएंगे कैसे आप इसको बताने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1। क्वेश्चन नंबर 1 डालेंगे और लिखेंगे पार्ट 1, क्वेश्चन 1 पार्ट 1, और यहां पे लिखेंगे आप ट्रू और फॉल्स। क्वेश्चन 1 पार्ट 1 ट्रू और फॉल्स। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, ये अगर आपको थोड़ा लॉन्गर लग रहा है तो आप सीधा सीधा इसमें पार्ट 1 डालिए और ट्रू एंड फॉल्स लिख दीजिए। ट्रू एंड फॉल्स आप पूरा भी लिख सकते हैं, या अगर चाहे तो इसको टी या फिर एफ भी लिख सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट। मुझे उम्मीद है कि आप में से बहुत से बच्चों ने अभी तक इस चीज का कमेंट कर भी दिया है, इस क्वेश्चन का आंसर ट्रू या फिर फॉल्स फॉर्मेट में दे भी दिया है। चलिए देखते हैं क्या ये स्टेटमेंट, क्या ये असर्शन ट्रू है या फॉल्स है। एक बार पढ़ लेते हैं। ग्राफ्स लेट द ऑडियंस विजुअलाइज द ट्रेंड्स क्विकली। वो ग्राफ्स ही होते हैं जो ऑडियंस को जितनी भी चीजें आपको कैल्क सॉफ्टवेयर में दी हुई हैं उनको अच्छे से विजुअलाइज करने में हेल्प करता है। तो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? ऑफ कोर्स इट इज ट्रू। भाई किसी चीज को आप वर्ड्स में अगर देखते हैं, कोई भी चीज अगर वर्ड फॉर्मेट में लिखा हुआ है, पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखा हुआ है, तो वो इतना अच्छी तरीके से हमको याद नहीं होता, हमको रिटेन नहीं होता। किन के कंपैरिजन अगर उसी चीज को मैंने एक ग्राफ फॉर्म में, एक पिक्टोरियल फॉर्म में या फिर एक फ्लो चार्ट फॉर्म में कभी देखा हो। कहते हैं ना, परसेप्शन इज मच मोर स्ट्रॉन्गर दैन द वर्ड्स। किसी चीज को आप पैराग्राफ फॉर्म में लिखेंगे वो ज्यादा दिन तक याद नहीं रहता है, लेकिन उसी चीज को अगर आप एक ग्राफिकल फॉर्म में, एक पिक्चर फॉर्म में अगर देख लेंगे तो वो काफी समय तक आपको याद रहता है। कभी अगर आपसे कोई उस बारे में बात करेगा तो आपको वो पिक्चर याद आ जाती है, पर पैराग्राफ बहुत मुश्किल होता है याद करना। चलिए, तो ऑफ कोर्स किसी भी पर्टिकुलर डेटा को अगर ऑडियंस को हमें विजुअलाइज कराना है
ट्रेंड्स क्विकली, ग्राफ की हेल्प से जो भी ट्रेंड चल रहा है उसको हम इजीली और क्विकली विजुलाइज कर सकते हैं। आंसर इज ट्रू। चलिए आते हैं सेकंड सेंटेंस पे। ये सेंटेंस भी हमारा ग्राफ्स पे है, चलिए देखते हैं। ग्राफ्स आर अ कॉम्पैक्ट वे टू शो इंफॉर्मेशन। बिल्कुल सही बात है। ग्राफ्स वो एक तरीका होता है जिसकी हेल्प से हम इंफॉर्मेशन को शो करा सकते हैं। ग्राफ्स आर अ कॉम्पैक्ट वे टू शो इंफॉर्मेशन। किसी भी इंफॉर्मेशन को अगर आप शो कराना चाहते हो, किसी भी इंफॉर्मेशन को अगर आप शो कराना चाहते हो तो ग्राफ सबसे ज्यादा कॉम्पैक्ट वे की तरह उभरता है। मतलब यहां पे हम जिस इंफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं वो इंफॉर्मेशन हमारे कैल्क सॉफ्टवेयर का एक डेटा तो हो ही सकता है, इसी के साथ साथ किसी और पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर का भी डेटा हो सकता है, एक राइटर एप्लीकेशन का भी डेटा हो सकता है, या फिर इम्प्रेस एप्लीकेशन में भी। भाई इम्प्रेस सॉफ्टवेयर में भी तो आप चार्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, ग्राफ्स का इस्तेमाल करते हैं, राइटर में भी हम ये चीज का इस्तेमाल करते हैं, तो भाई कैल्क सॉफ्टवेयर कैसे पीछे छूट जाएगा। कैल्क सॉफ्टवेयर की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ये एक्सरसाइज हमारी कैल्क सॉफ्टवेयर में है, इसलिए कैल्क सॉफ्टवेयर को हम यहाँ पे प्रायोरिटी देंगे। कैल्क सॉफ्टवेयर में जो भी इंफॉर्मेशन होती है, दैट मीन्स द डेटा स्टोर्ड इन द कैल्क सॉफ्टवेयर, द डेटा स्टोर्ड इन द सेल्स ऑफ द कैल्क सॉफ्टवेयर आर बेसिकली रिप्रेजेंटेड इन अ मोर कॉम्पैक्ट वे यूजिंग द ग्राफ्स। क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है? बताइए अपने आंसर्स। आंसर्स कैसे बताएंगे? 2 लिखिए या फिर लिखिए 2 लिखिए, और 2 लिखने के बाद यहाँ पे लिख सकते हैं आप 2 लिखने के बाद आप यहाँ पे लिख सकते हैं ट्रू या फिर फॉल्स। क्या ये बात सही है? आपका आंसर मुझे अभी जानना है। चलिए जल्दी बताइए मुझे, क्या ये बात सही है, हाँ या ना? जल्दी जाइए कमेंट सेक्शन में और बताइए कि ग्राफ आर अ कॉम्पैक्ट वे टू शो द इंफॉर्मेशन। किसी भी इंफॉर्मेशन को, किसी भी एप्लीकेशन की किसी भी इंफॉर्मेशन को अगर आप बहुत अच्छे से विजुलाइज करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, तो ग्राफ्स आर द कॉम्पैक्ट वे टू डू दैट। चलिए आइए चलिए बताइए। इससे पहले कि मैं इसका आंसर आपको बताऊं, मुझे ये कौन बताएगा कि कॉम्पैक्ट का मतलब क्या होता है? कॉम्पैक्ट का मतलब क्या होता है? अब मैक्सिमम ऑफ यू ये कहेंगे कि मैम वो जो लड़कियों का आता है ना कॉम्पैक्ट पाउडर आता है, इस कॉम्पैक्ट की बात नहीं हो रही है। मैं जानती हूं भिन्न भिन्न प्रकार के स्टूडेंट्स हैं हमारे साथ। जी हाँ, यहां पे जिस कॉम्पैक्ट की बात हो रही है उसका मतलब होता है श्रिंक्ड वे। कॉम्पैक्ट का मतलब क्या होता है? व्हाट इज कॉम्पैक्ट? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म कॉम्पैक्ट? कॉम्पैक्ट का मतलब होता है इन अ मोर एब्स्ट्रैक्टेड वे। ऐसी चीज जो ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट तरीके से आप दिखा सकें वो कॉम्पैक्ट होता है। क्या होता है? वो कॉम्पैक्ट होता है। तो भाई ग्राफ्स आर अ कॉम्पैक्ट वे टू शो इंफॉर्मेशन, कोई डेटा। अब देखो मैंने ये चीज आपको क्यों बताई है, ताकि आप इसका आंसर करेक्टली मुझे दे सकें। कोई भी डेटा जो आप अपने वर्कशीट में स्टोर करते हो, मल्टीपल सेल्स में आप उसको स्टोर कर रहे हो, और उसी मल्टीपल सेल्स के डेटा को समझना, उसी मल्टीपल सेल्स के डेटा को आप एक चार्ट से रिप्रेजेंट करते हो, एक ग्राफ से रिप्रेजेंट करते हो। तो ऑब्वियसली ग्राफ्स आर अ कॉम्पैक्ट वे टू शो द इंफॉर्मेशन। सो द आंसर इज ट्रू। बिल्कुल सही बात है। अब भी जाइए अपने सिस्टम्स में, रुक जाओ, पहले ये सेशन खत्म कर लो, उसके बाद अपने सिस्टम्स में खोलिएगा कैल्क सॉफ्टवेयर। बहुत सारे सेल्स में बहुत सारी डेटा वैल्यूज देना और उन सारी डेटा वैल्यूज को सिलेक्ट करके चार्ट क्रिएट करना। अगर आपने 10 पर्टिकुलर सेल्स में कोई डेटा वैल्यूज दी हैं, उन 10 की 10 वैल्यूज को आप एक सिंगल चार्ट में और भी ज्यादा रेस्ट्रिक्टेड और भी ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में पा सकते हैं। Hence, graphs are a compact way to show any information. The answer is true. चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। स्टेटमेंट 3, ये भी ग्राफ पे है। चलिए आइए। ग्राफ्स मेक इट हार्ड टू फाइंड द मेन पॉइंट ऑफ सम डेटा। किसी भी पर्टिकुलर डेटा के मेन पॉइंट को अगर मैं फाइंड आउट करना चाहती हूँ, कोई भी मेरे पास एक डेटा दिया हुआ है, सपोज स्टूडेंट का रिकॉर्ड दिया हुआ है, स्टूडेंट के अलग अलग सब्जेक्ट्स में मार्क्स दिए हुए हैं, एक क्लास का पूरा रिकॉर्ड दिया हुआ है, एक पर्टिकुलर कंपनी का पूरा प्रॉफिट का रिकॉर्ड दिया हुआ है, उनके सेल्स का रिकॉर्ड दिया हुआ है। ठीक है, हर रिकॉर्ड का, चाहे वो किसी का भी रिकॉर्ड हो, कैसा भी रिकॉर्ड हो, पूरे के पूरे रिकॉर्ड से एक मेन पॉइंट निकलता है। अगर मैं स्टूडेंट के रिकॉर्ड की बात करूं, समझो बात, एक पर्टिकुलर क्लास के मल्टीपल स्टूडेंट्स का अगर हम रिकॉर्ड निकालने की कोशिश करेंगे, सपोज करो उनका फाइनल एग्जामिनेशन था, एक सिनेरियो लेकर चलते हैं,
ठीक है। स्टूडेंट्स का फाइनल एग्जामिनेशन था, एक क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं और उनका फाइनल एग्जामिनेशन था और उन सारे के सारे स्टूडेंट्स 5 सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, तो वो सारा का सारा रिकॉर्ड मेरा वर्कशीट के अंदर स्टोर है। 50 स्टूडेंट्स, एवरी स्टूडेंट, ईच स्टूडेंट के 5 सब्जेक्ट में मार्क्स कितने हैं। तो इससे मुझे एक मेन पॉइंट क्या मिलेगा कि भाई एंटायर क्लास का इस सेशन में ओवरऑल क्या परफॉर्मेंस रहा, ये हम निकाल सकते हैं यूजिंग दैट डेटा। क्या लिखा है भाई, किसी भी पर्टिकुलर डेटा का हमेशा एक मेन पॉइंट होता है, हर डेटा का एक मेन पॉइंट होता है, और ग्राफ जो होता है ना, किसी भी पर्टिकुलर रिकॉर्ड का जो मेन डेटा है, जो मेन पॉइंट है, ग्राफ्स उस मेन पॉइंट को बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट बना देते हैं टू अंडरस्टैंड। ये बात सही है या गलत है? अब इसका आंसर मुझे आप देंगे। जल्दी जाइए कमेंट सेक्शन में और बताइए मुझे, इज दिस थिंग ट्रू or false that graphs make it hard to find out the main point of some data? बहुत सोचने की, समझने की और इस पे काम करने की जरूरत है। इस सेंटेंस को पहले अच्छे से पढ़ लो, उसके बाद ही इसका आंसर दो। क्या होगा भाई, मैंने आपको ये बताया है कि ग्राफ्स की हेल्प से आप और भी अच्छी तरीके से अपने डेटा को समझ सकते हैं। बड़ी सी वर्कशीट में अलग अलग सेल्स में अपनी डेटा वैल्यूज देने से अच्छा है कि उसको एक सिंगल चार्ट के रूप में आप प्रेजेंट कर दें। तो ग्राफ अल्टीमेटली कर क्या रहा है, हमारी बड़ी सी जगह पे फैले हुए डेटा को साथ में समेट कर ला रहा है। तो जब ग्राफ इतना अच्छा काम कर रहा है तो वो कैसे हार्ड बना देगा टू फाइंड आउट द मेन पॉइंट ऑफ सम डेटा। बल्कि ग्राफ की हेल्प से आप किसी भी पर्टिकुलर रिकॉर्ड के मेन डेटा को बहुत आसानी से, जी हाँ, बहुत आसानी से पॉइंट आउट करते हो। जैसे कि मैं एक लाइन ग्राफ की बात करूं, इससे प्रीवियस सेशंस आपने जितने भी मेरे अटेंड किए हैं, आपने देखा होगा मैंने लाइन ग्राफ का एग्जाम्पल दिया है। अलग अलग शहर पे मैंने एग्जाम्पल दिया है, लाइक न्यू दिल्ली है, भोपाल है, कि भाई ईयर 2010 से ईयर 2015 तक न्यू दिल्ली सिटी का क्या टेम्परेचर रहा। लाइन ग्राफ क्या शो करता है, लाइन ग्राफ शो करता है द चेंज इन अ सर्टेन वैल्यू, किसी एक यूनिट पे, किसी एक क्वांटिटी पे क्या चेंज आया है ओवर अ टाइम। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में किसी एक चीज में क्या चेंज आया, अगर मुझे ये रिप्रेजेंट करना है तो लाइन ग्राफ इज द बेस्ट ग्राफ है बात। तो भाई एग्जाम्पल क्या था, न्यू दिल्ली सिटी में ईयर 2010 से लेके 2015 में जो टेम्परेचर रहा, कितना उतार चढ़ाव देखा इस टेम्परेचर ने, ये हम लाइन ग्राफ से अच्छे से रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। चेंज इन समथिंग, दैट इज चेंज इन द टेम्परेचर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। टाइम क्या है, फ्रॉम द ईयर 2010 टू 2015, राइट। तो भाई क्या हो रहा है, इस लाइन ग्राफ की हेल्प से जो बेसिक आइडिया था या जो मेन आइडिया था हमारे पूरे के पूरे रिकॉर्ड का, पूरे के पूरे टेम्परेचर रिकॉर्ड फॉर द सिटी न्यू दिल्ली, क्या था मेन आइडिया, टू एनालाइज द टेम्परेचर फॉल, टू एनालाइज द ओवरऑल टेम्परेचर फॉल और ओवरऑल टेम्परेचर इंक्रीज फ्रॉम द ईयर 2010 टू 2015 फॉर द सिटी न्यू दिल्ली। लाइन ग्राफ की हेल्प से ये चीज हमें और भी ज्यादा क्लियर हो पाई। नॉर्मल तरीके से वो डेटा लिखा हुआ था, हम उसको मैप नहीं कर पा रहे थे, पर उसी डेटा को जब मैंने लाइन ग्राफ की हेल्प से रिप्रेजेंट किया तो उस आइडिया को हमने देख लिया, कितना ओवरऑल इंक्रीज हुआ है टेम्परेचर इन सारे के सारे सालों में, या कितना इसने ओवरऑल डिक्रीमेंट देखा है इन सारे के सारे सालों में। तो ग्राफ कभी भी आपके डेटा के मेन पॉइंट को हार्ड नहीं बनाता है। क्या बनाता है भाई लोग, इसको और भी ज्यादा आपके डेटा का जो मेन पॉइंट है ना, आपके डेटा का जो मेन पॉइंट है उसको और भी ज्यादा इजी बनाता है। हेंस द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज, क्या ग्राफ हार्ड बनाता है किसी भी डेटा के मेन पॉइंट को देखने में? तो भाई इसका आंसर फॉल्स ही होगा बंधु। ट्रू कैसे हो सकता है, ग्राफ तो बल्कि इजी बनाता है। आपका डेटा जो इतने सारे सेल्स में फैला हुआ था, बिल्कुल इस तरीके से फैला हुआ था, सिमट के हमने उसको चार्ट में डाला और चार्ट में डालने से हमें उसका बेसिक पॉइंट, उसका मेन पॉइंट और भी अच्छे से समझ आया। क्लियर? चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। आओ फोर्थ, अब ये भी ग्राफ्स पे है, चलिए आ जाइए। ग्राफ्स एट अ विजुअल मॉडल टू अ प्रेजेंटेशन। भाई यहाँ पे प्रेजेंटेशन की बात आ गई, तो यहाँ पे जो प्रेजेंटेशन की बात आई है,
यहाँ पे जो प्रेजेंटेशन की बात आई है, तो प्रेजेंटेशन के नाम से यहाँ पे इम्प्रेस एप्लीकेशन पे मत चले जाना। थोड़ा बहुत ये जो सेंटेंस है ये रिलेटेड तो है इम्प्रेस एप्लीकेशन से, पर यहाँ पर इम्प्रेस एप्लीकेशन की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे प्रेजेंटेशन से हमारा, यहाँ से प्रेजेंटेशन से हमारा इम्प्रेस एप्लीकेशन से कोई लेना देना नहीं है। इम्प्रेस एप्लीकेशन से हमारा यहाँ पर कोई भी लेना देना नहीं है, कतई नहीं है, कतई नहीं है और कतई नहीं है। तो क्या बोलना चाह रहा है फिर मैम? प्रेजेंटेशन का बात तो यहाँ पे आ चुकी है, तो मतलब क्या है इस सेंटेंस का, चलिए जानते हैं। ग्राफ्स एट अ विजुअल मॉडल। आप कोई भी डेटा अपने वर्कशीट के सेल्स में देते हो, चाहे वो एक न्यूमेरिक डेटा हो, चाहे वो एक टेक्स्ट डेटा हो, या फिर एक फॉर्मूला ही क्यों ना हो, देते हो तो डेटा को प्रेजेंट ही तो कर रहे हो। प्रेजेंटेशन क्या हमेशा स्लाइड का ही हो सकता है? नहीं। हाँ, इम्प्रेस एप्लीकेशन में हम स्लाइड्स बनाते हैं और उन स्लाइड्स को हम स्लाइड शो करके प्रेजेंट करते हैं इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस। दैट आई कैन अंडरस्टैंड, तभी उसको हम प्रेजेंटेशन कहते हैं। लेकिन कैल्क सॉफ्टवेयर के अंदर, इवन इन द राइटर एप्लीकेशन, आप क्या करते हो, अपने डेटा को अलग अलग तरीके से प्रेजेंट करते हो, चाहे अपने ही सामने करो पर करते हो। कैल्क सॉफ्टवेयर के अंदर भी अपना डेटा आप देते हो, न्यूमेरिक, टेक्स्ट, फॉर्मूला, कुछ भी, पर आपका डेटा अगर कल के दिन कोई आके देखेगा तो उसके सामने भी तो आपका वही डेटा खुल के आएगा, तो सेकंड आदमी के सामने भी आपका डेटा प्रेजेंट हो रहा है। ठीक है, अब भाई यहाँ पे इस प्रेजेंटेशन का यही मतलब है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सेंटेंस क्या बोल रहा है, चलिए देखें। ग्राफ्स एड अ विजुअल मॉडल टू अ प्रेजेंटेशन। जो भी डेटा आप प्रेजेंट करते हो, चाहे कैल्क सॉफ्टवेयर में या फिर राइटर एप्लीकेशन में, ग्राफ को अगर आप इस्तेमाल करते हैं उस डेटा को प्रेजेंट करने के लिए, तो वो उस डेटा को एक विजुअल मॉडल प्रोवाइड कराता है। क्या प्रोवाइड कराता है? आपके कैल्क सॉफ्टवेयर में जो स्टोर डेटा है, अगर उसको आप ग्राफ्स की हेल्प से प्रेजेंट करना चाहते हो, तो ऐसे में आपका ग्राफ आपके वो बोरिंग से दिखने वाले डेटा को एक विजुअल मॉडल प्रोवाइड करा देता है। क्या ये बात सही है या गलत है? बिल्कुल ये बात सही है या गलत है। अगर आप इसका आंसर अब जान गए हैं तो आपको पता है आपको क्या करना है, डालिए फोर्थ और लिखिए ट्रू या फिर फॉल्स। What will be the correct answer to this question? जल्दी बताइए इस पर्टिकुलर सेंटेंस का क्या करेक्ट आंसर है। मैं वेट कर रही हूँ आपके कमेंट का, चलिए जल्दी से। ओके, तो भाई क्या होगा इसका आंसर, फटाफट से आप देख लेते हैं कि क्या ग्राफ्स ऐड करता है एक विजुअल मॉडल टू अ प्रेजेंटेशन। ऑफ कोर्स, बिल्कुल करता है। इट इज ट्रू भाई, ग्राफ्स ही तो होते हैं जो हमारी बोरिंग से दिखने वाले डेटा वैल्यूज को अच्छा प्रेजेंटेशन देते हैं बाय एडिंग द विजुअल फीचर्स। चलिए आइए, लास्ट जो हमारा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन 1 का इस स्लाइड पे जो लास्ट सेंटेंस दिया हुआ है वो क्या बोल रहा है, चलिए देखते हैं। भाई ये भी ग्राफ्स पे है, सारे के सारे सेंटेंसेस ही ग्राफ्स पे हैं, तो कोई बात नहीं, हम इसको भी ढूंढ डालेंगे। आ जाओ। ग्राफ्स आर नॉट गुड। अरे भाई, ग्राफ्स की बुराई हो गई? ग्राफ्स की बुराई कैसे हो सकती है, देखते हैं क्या बोलता है। ग्राफ्स आर नॉट गुड एट शोइंग चेंजेस एंड रिलेशनशिप्स। ठीक है, कोई बात नहीं भाई, ये बोल रहे हैं कि किसी भी सोर्स डेटा को सिलेक्ट करके आप जब एक ग्राफ बनाते हैं, मतलब एक चार्ट बनाते हैं, और उस सोर्स डेटा पे आप कोई भी चेंजेस करते हैं, उस सोर्स डेटा में जो आपके डेटा वैल्यूज हैं उनके बीच में जो रिलेशनशिप्स हैं उनको ग्राफ्स अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं कर पाता है। मतलब कि आपने जो सोर्स डेटा यहाँ पे चूज किया हुआ है, उस सोर्स डेटा में इंडिविजुअल जो हमारी न्यूमेरिक वैल्यूज हैं, जो टेक्सचुअल वैल्यूज हैं, उनके बीच का रिलेशनशिप एक ग्राफ अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर पाता है। एक तो ये बोला है कि भाई रिलेशनशिप्स ये अच्छी तरीके से नहीं बता पाता। रिलेशनशिप किसके बीच में, ये सेंटेंस थोड़ा सा अधूरा है, ये सेंटेंस थोड़ा सा अधूरा है, इसको हम पूरा कर देते हैं। Graphs are not good at showing changes and relationships among किसके बीच भाई लोग, किसके बीच? भाई हम बात कर रहे हैं डेटा वैल्यूज की। किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं डेटा वैल्यूज की। जितनी भी डेटा वैल्यूज हम सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करने के बाद एक चार्ट फॉर्मेट में आपके सामने लेकर आते हैं, उन सारी की सारी डेटा वैल्यूज के बीच में जो रिलेशनशिप है वो एक ग्राफ अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर पाता है। खुद सोचो, क्या ये चीज है?
या फिर जो डेटा आपने सिलेक्ट किया हुआ है उस डेटा में आपने कोई भी चेंज किया तो वो चेंज भी अच्छी तरीके से ग्राफ में रिफ्लेक्ट नहीं हो पाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर मुझे नहीं लगता कि गलत आएगा। फटाफट से जाइए कमेंट सेक्शन में और बताइए कि इस सेंटेंस का क्या होगा करेक्ट आंसर, वेदर इज इट ट्रू और फॉल्स। क्या होगा क्वेश्चन 1 5th पॉइंट, ट्रू या फिर फॉल्स भाई लोग, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। मैं जानती हूं बहुत अच्छे से जानती हूं कि आप लोग बोलने वाले हो मैम फॉल्स। ऑफ कोर्स भाई वो ग्राफ ही है जो सिलेक्टेड डेटा के बीच में रिलेशनशिप्स, जितनी भी सेल्स हमने सेलेक्ट किए हुए हैं उनके अलग अलग इंटीजर वैल्यूज के बीच में रिलेशनशिप्स बहुत अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट करता है। मैंने आपको बताया था कि कॉलम चार्ट और बार चार्ट और इवन एरिया चार्ट, ये 3 ऐसे चार्ट्स हैं जिनकी हेल्प से आप अलग अलग डेटा सीरीज के बीच में जो भी कंपैरिजन शो करना चाहते हो वो कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। और तो और जिस भी डेटा वैल्यूज को आपने सिलेक्ट किया हुआ है अगर उनमें कोई भी चेंज करते हैं तो वो चेंज ऑटोमेटिकली आपके क्रिएटेड ग्राफ में भी रिफ्लेक्ट होने लगता है। अलग से फिर से ग्राफ बनाने की जरूरत या चार्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये सेंटेंस पूरी तरीके से गलत है भाई। अगर हम इसको ये बोलें कि भाई ग्राफ्स आर गुड एट शोइंग चेंजेस एंड रिलेशनशिप्स तो यही क्वेश्चन आपका ट्रू होता। चेंजेस और रिलेशनशिप्स को अच्छे से दिखाने के लिए ग्राफ अच्छा टूल नहीं है ये तो हम बिल्कुल नहीं मान सकते, तो ये आपका फॉल्स होगा। क्लियर हुआ तो भाई अगर ये क्वेश्चन नंबर 1 जहां पे हमने किए हैं 5 सेंटेंसेस ट्रू एंड फॉल्स के, अगर ये पांचों के पांचों सेंटेंसेस में आपको कोई भी डाउट है फील फ्री टू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। ये पांचों ही सेंटेंसेस हमारे ग्राफ्स के ऊपर थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए भाई खत्म नहीं हुआ है, और भी बहुत सारे हमारे ग्राफ्स पे क्वेश्चंस हैं, लेकिन अब हम यहाँ पे किसी एक स्पेसिफिक ग्राफ की बात करने वाले हैं। स्टार्टिंग के जो हमारे 5 सेंटेंसेस थे वो हमारे जेनरिक ग्राफ के बारे में थे। कोई भी ग्राफ हो सकता है, कोई भी चार्ट हो सकता है जिसके बारे में हम ये सारे के सारे पॉइंट्स कंसिडर कर सकते थे। लेकिन अब ये जो हमारे सेंटेंसेस हैं ये केवल और केवल लाइन ग्राफ के बारे में पूछा जा रहा है या फिर पाई चार्ट्स के बारे में पूछा जा रहा है या फिर बार ग्राफ के बारे में पूछा जा रहा है। 3 चार्ट्स के ऊपर, 3 ग्राफ्स के ऊपर ये सारे के सारे क्वेश्चंस डिपेंड करते हैं। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 1 का 6th पार्ट। आइए, लाइन ग्राफ्स आर गुड एट शोइंग चेंजेस ओवर टाइम। लाइन ग्राफ्स वो ग्राफ्स होते हैं जो समय के साथ साथ किसी भी क्वांटिटी में क्या चेंज आया है उसको रिप्रेजेंट करने में अच्छा होता है। क्या लाइन ग्राफ आर गुड एट शोइंग चेंजेस ओवर टाइम? क्या ये बात सही है या ये बात गलत है? इस क्वेश्चन का आंसर मैं एक्सपेक्ट कर रही हूं कि मुझे सही मिलेगा सारे के सारे स्टूडेंट्स से। क्यों एक्सपेक्ट कर रही हूं? मैं इसलिए एक्सपेक्ट कर रही हूं क्योंकि ये जो लाइन ग्राफ है मैं इतनी बार आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूं, यहां तक कि अभी इस क्लास की स्टार्टिंग में भी मैंने आपको लाइन ग्राफ इसी पॉइंट पे एक्सप्लेन कर दिया है। तो फटाफट से जाइए कमेंट सेक्शन में और बताइए मुझे, लाइन ग्राफ्स आर गुड एट शोइंग चेंजेस ओवर टाइम। क्या ये बात सत्य है? सत्य है कि नहीं है भाई? सत्य है कि नहीं है? क्या ये सत्य है या फिर ये गलत है? ट्रू है या फॉल्स है? फटाफट से जाइए कमेंट सेक्शन में और बताइए। और जो भी बच्चा इस पर्टिकुलर सेंटेंस का आंसर सबसे पहले देगा उसका नेम होगा शाउट आउट। बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा एंड बिल्कुल होगा। बिल्कुल सही बात है कि भाई समय के साथ साथ बढ़ते हुए समय में किसी चीज में क्या चेंज आया है ये दिखाने के लिए लाइन ग्राफ बेस्ट ऑप्शन है। जैसे कि मैंने आपको अभी ही बताया था न्यू दिल्ली वाला एग्जाम्पल कि 2010 साल से 2015 तक, फ्रॉम द ईयर 2010 टू द ईयर 2015 न्यू दिल्ली सिटी के टेम्परेचर ने कितना उतार चढ़ाव देखा, ये रिप्रेजेंट करने के लिए लाइन ग्राफ सबसे बेस्ट ग्राफ होता है। तो लाइन ग्राफ्स आर गुड एट शोइंग द चेंजेस ओवर टाइम। बिल्कुल सही, आंसर इज ट्रू। चलिए आइए 7th वाले पे आइए। लाइन ग्राफ्स आर ऑल्सो कॉल्ड हिस्टोग्राम। क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है? लाइन ग्राफ्स को आप हिस्टोग्राम्स भी बुलाते हो। भाई इसका आंसर मुझे चाहिए है आपसे। क्या लाइन ग्राफ एक हिस्टोग्राम कहलाता है? अगर ये बात सही है तो ट्रू, और अगर ये बात सही नहीं है तो लाइन ग्राफ को अगर हम हिस्टोग्राम नहीं कहते हैं
तो क्या कहते हैं, और जो भी हम उसको कहते हैं उसको मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे। What are line graphs known as if they are not known as histograms? अगर आपने मेरा टाइप्स ऑफ चार्ट वाला क्लास बहुत अच्छे से देखा है तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है। फटाफट से जाइए कमेंट सेक्शन में और बताइए मुझे क्या लाइन ग्राफ को हम हिस्टोग्राम कहते हैं। चलिए भाई जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, मैं वेट कर रही हूँ आपके आंसर्स का, मैं बिल्कुल वेट कर रही हूँ आपके आंसर्स का कि भाई क्या एक लाइन ग्राफ को हम हिस्टोग्राम कह सकते हैं, हाँ या ना, जल्दी जल्दी से। नहीं, लाइन ग्राफ्स हिस्टोग्राम्स कब से कहलाने लग गए, लाइन ग्राफ्स को हम हिस्टोग्राम नहीं कहते हैं। तो मैम जब लाइन ग्राफ को हम हिस्टोग्राम नहीं कहते हैं तो क्या कहते हैं भाई, लाइन ग्राफ को क्या कहा जाता है, लाइन ग्राफ को कहा जाता है क्या, लाइन ग्राफ को क्या कहा जाता है, वेरी गुड, जिसने भी सही आंसर दिया है, जिसने भी सही आंसर दिया है, वेरी गुड स्टूडेंट, वेरी गुड। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, कुछ ऐसे ही कहा जाता है शायद, हाँ जी, आई थिंक फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कहा जाता है या फिर कोई और पॉलीगन है, लेकिन पॉलीगन जरूर है। लाइन ग्राफ इज नोन एज द फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, और अगर फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है तो बताइए, और अगर कोई और पॉलीगन भी है तो भी बताइए, क्योंकि इसका आंसर मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रही हूँ। आंसर मुझे पता है पर मैं थोड़ा सा कंफ्यूज जबरदस्ती कर रही हूँ। चलिए जाइए, लाइन ग्राफ को क्या बोलते हैं आप अपने कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, और क्या दूसरा नाम होता है लाइन ग्राफ का, ये मुझे आपसे जानना है। अगर यही नाम है तो यस बोलिए, और अगर ये नाम नहीं है तो नो बोल के जो सही नाम है वो बताइए। तो भाई लाइन ग्राफ को तो हम कोई पॉलीगन बोलते हैं, ये बात हम जानते हैं। तो मैम हिस्टोग्राम भी तो किसी का नाम था, जब हमने टाइप्स ऑफ चार्ट्स पढ़े थे तो हिस्टोग्राम हमने कहीं ना कहीं तो सुना था कि हिस्टोग्राम, दिस चार्ट इज नोन एज हिस्टोग्राम, या फिर दिस चार्ट इज ऑल्सो नोन एज हिस्टोग्राम। तो कोई तो ऐसा चार्ट था जिसको हम हिस्टोग्राम भी बोलते थे। हाँ जी भाई, तो वो कौन सा चार्ट था, कौन सा चार्ट था, क्या जानते हैं? कमेंट सेक्शन में जाओ और बताओ मुझे हिस्टोग्राम किस चार्ट को बोला जाता है। बिल्कुल सही बताए हैं, बिल्कुल सही बताए हैं, बार चार्ट। बहुत अच्छे स्टूडेंट्स, बहुत अच्छे भाई। जो बार चार्ट होता है उसको हम हिस्टोग्राम भी बुला सकते हैं। लाइन ग्राफ को कब से, या लाइन चार्ट को हम कब से हिस्टोग्राम बुलाने लगे? लाइन चार्ट और द लाइन ग्राफ इज नोन एज अ पॉलीगन, और कौन सा पॉलीगन है ये मुझे आप बताएंगे। चलिए, और अगर आपको नहीं पता है तो आपको इस सेशन के खत्म होने के बाद मेरे प्रीवियस सेशन को, दैट इज द टाइप्स ऑफ चार्ट्स को जरूर देखना है। उस सेशन को देख के आइए और बताइए कि क्या बोलते हैं लाइन ग्राफ को। इस पर्टिकुलर सेशन के कमेंट सेक्शन में जाके फिर बताना जरूर है मुझे। चलिए आइए, सो द करेक्ट आंसर इज फॉल्स। हिस्टोग्राम हम बार चार्ट को बोलते हैं, लाइन चार्ट को नहीं। आइए पाई चार्ट पे अब हम बात करते हैं। पाई चार्ट्स शो हाउ पार्ट्स रिलेट टू द होल। इसका आंसर तो मुझे आप सबसे चाहिए। क्या बोल रहा है वो? ये बोल रहा है कि पाई चार्ट वो चार्ट होता है जो बताता है कि कैसे अलग अलग पार्ट्स, कैसे अलग अलग पार्ट्स रिलेट करते हैं। क्या करते हैं? कैसे अलग अलग पार्ट्स रिलेट करते हैं, किससे? पूरी क्वांटिटी से। एक क्वांटिटी के अलग अलग पार्ट्स को हम कैसे आपस में रिलेट करा सकते हैं टू दैट सिंगल क्वांटिटी। मतलब अगर मैंने कहा कि ये 100 लिखा हुआ है, इस 100 को अगर मुझे 4 पार्टों में तोड़ना है, इफ आई वॉन्ट टू डिकम्पोज दिस 100, if I want to decompose this 100 into 4 parts, तो कितने पार्ट्स में तोड़ना है मुझे? 4 पार्ट्स में। तो मुझे बताओ हर एक पार्ट कितना कितना लेगा, कितना कितना न्यूमेरिक वैल्यू लेगा, ये बात मैं आपसे जानना चाहती हूँ। चलिए बताइए जल्दी से, और इस क्वेश्चन का भी आंसर देना है। चलिए जल्दी से। हाँ जी, तो जाते जाते मैंने आपसे क्या पूछा था? 100 को अगर मैं 4 पार्ट्स में डिवाइड करना चाहती हूँ तो हर एक पार्ट कितना कितना इंटीजर लेगा। आप सब जानते हैं कि भाई अगर 100 को आप 4 पार्ट्स में अगर डिवाइड करते हैं तो चारों के चारों पार्ट्स कितने लेंगे? 25, 25, 25 एंड 25। और ऐसा क्यों, ऐसा कैसे आपने पता किया मैम? क्योंकि आप सब जानते हैं कि 25 इंटू 4 कर दो, 25 को 4 से अगर हम गुणा करेंगे, 25, 25, 25, 25, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 25 प्लस 25 प्लस 25 प्लस 25, या फिर सिंपली 25 इंटू 4। तो कितना होगा भाई लोग, कितना होगा? हाँ जी, बिल्कुल सही जा रहे हो। कितना होगा? 100। कितना होगा भाई? ये होगा हमारा 100। और जब अगर ये 100 है तो 100 को मैं 4 पार्ट्स में अगर तोड़ूंगी, 100 को अगर मैं
100 को अगर मैं 4 पार्ट्स में तोड़ने की कोशिश करूंगी तो ऑब्वियसली सबके पास 25-25 ही तो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन हमारा ये बोल रहा है कि पाई चार्ट्स शो हाउ पार्ट्स रिलेट टू द होल। तो ये बात बिल्कुल ही सही है। पाई चार्ट्स के हेल्प से ही अलग अलग पार्ट्स कैसे एक सिंगल होल एंटिटी के साथ रिलेशन बनाते हैं, ये हम पाई चार्ट्स की हेल्प से सबसे अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट कर पाते हैं। ये बात बिल्कुल सही है और इस पे मैंने आपके सामने बहुत सारे क्वेश्चंस लेकर आई हूं, मैंने आपको एक्सरसाइजेस भी कराई हुई हैं। हो सकता है कि इस सेशन से पहले वो एक्सरसाइजेस आ गई हूं आप सबके सामने, और अगर नहीं आई हैं तो अपकमिंग आने वाले दिनों में पाई चार्ट्स के ऊपर मैंने कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस कराए हैं। बहुत मजेदार क्वेश्चंस हैं जो आपको बहुत जल्द मिलेंगे। चलिए आइए सेंटेंस नंबर 9 की तरफ चलिए। पाई चार्ट्स कैन मेक मल्टीपल कंपैरिजंस। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं और ये बताइए कि क्या एक पाई चार्ट मल्टीपल कंपैरिजंस कर सकता है? क्या ऐसा है? बताओ जल्दी से, दिमाग के घोड़े दौड़ा दो भाई, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। क्या एक पाई चार्ट की हेल्प से आप मल्टीपल कंपैरिजंस शो करा सकते हैं? वर्ड्स को बड़े ध्यान से देखना बंधु, बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है। और एक बात बताओ मुझे कि चाहे कोई भी डेटा हो और उस डेटा को चाहे आप किसी भी चार्ट में क्यों ना रिप्रेजेंट करते हो, हमारे पास 10 चार्ट्स हैं। 10 चार्ट्स में से किसी भी चार्ट की हेल्प से आप कोई भी डेटा रिप्रेजेंट क्यों ना करते हो, तो हम क्या करते हैं, उन डेटा के बीच में कुछ ऐसे चार्ट्स हैं जिन पर्टिकुलर उन चार्ट्स की हेल्प से हम डेटा के बीच में कंपैरिजंस करा सकते हैं। क्या बोला मैंने? क्या बोला? एरिया चार्ट है, कॉलम चार्ट है और बार चार्ट है। ये 3 हमारे ऐसे चार्ट हैं जहां पे हम कंपैरिजन शो करते हैं। अब कंपैरिजन किस किस के बीच होता है? कंपैरिजंस होता है एक सिलेक्टेड रेंज के डिफरेंट डेटा सीरीज के बीच में। जी हाँ, आप एक डेटा सीरीज सिलेक्ट कर सकते हैं अपने इंटायर कॉलम में या इंटायर रेंज में, इन फॉर्म ऑफ कॉलम्स या इन फॉर्म ऑफ रो। ऐसा हो सकता है कि कोई एक स्टूडेंट है, समझना, कोई एक स्टूडेंट है या कोई बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका केमिस्ट्री में कुछ मार्क्स आया है, उन्हीं स्टूडेंट्स का फिजिक्स में कुछ मार्किंग है, उन्हीं स्टूडेंट्स का मैथमेटिक्स में कुछ मार्किंग है और उन्हीं स्टूडेंट्स का कंप्यूटर एप्लीकेशंस में भी कुछ मार्किंग है। मैं अगर डेटा सीरीज, ये जितनी भी अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स, चाहे वो आपका केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, मैथ्स हो या फिर आपका अपना कंप्यूटर एप्लीकेशंस हो, ये सारे के सारे हमारे जो इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स हैं ये अलग अलग डेटा सीरीज को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब ऐसी कोई बात होती है कि एक सिलेक्टेड डेटा में मल्टीपल डेटा सीरीज हैं और उन मल्टीपल डेटा सीरीज के बीच में मुझे कंपैरिजन शो कराना है, तो मैं प्राइमरीली इन तीनों चार्ट्स को इस्तेमाल करना ज़्यादा पसंद करती हूं। लेकिन पूछा क्या गया है कि भाई पाई चार्ट जो है, पाई चार्ट जो है, मतलब कि ये तीनों के तीनों जो चार्ट्स है ना, सबसे पहले इनको देखो, सबसे पहले इनको देखो कि भाई ये हमारे तीनों के तीनों चार्ट्स जो है ना, ये तीनों चार्ट्स, ये तीनों चार्ट्स किस पे काम करते हैं? किस पे काम करते हैं? ये तीनों ही चार्ट्स हमारे मल्टीपल, किस पर? किस पर? मल्टीपल। जी हाँ, ये तीनों चार्ट्स हमारे मल्टीपल डेटा सीरीज पर काम करते हैं। किस पे काम करते हैं? ये तीनों ही चार्ट्स हमारे मल्टीपल डेटा सीरीज पे काम करते हैं। और वहीं ऑन दी अदर हैंड जो पाई चार्ट होता है, अगर आपने मेरा वो लेक्चर बहुत अच्छे से देखा है, टाइप्स ऑफ चार्ट्स, उसमें मैंने पाई चार्ट बताया था, तो उसमें मैंने ये चीज मेंशन की हुई थी। आई थिंक द वेरी फर्स्ट लाइन ऑफ द पाई चार्ट वाज दैट द पाई चार्ट वर्क्स ऑन अ सिंगल डेटा सीरीज। एक पाई चार्ट, भाई एक पाई चार्ट, जो एक पाई चार्ट होता है, एक पाई चार्ट होता है, वो हमेशा हमेशा एक सिंगल डेटा सीरीज पे, सिंगल कह लीजिए या फिर वन कह लीजिए, सिंगल कह लीजिए या फिर वन कह लीजिए भाई, सिंगल कह लो या फिर वन कह लो, सिंगल डेटा सीरीज पे काम करती है। किस पे काम करती है? सिंगल डेटा सीरीज पे काम करती है। चलो, मतलब क्या है कि पाई चार्ट जो होता है, जो पाई चार्ट होता है हमारा, वो किसी एक सिंगल डेटा सीरीज पे ही काम करती है और वो सारी की सारी सिंगल डेटा सीरीज जिसमें मल्टीपल वैल्यूज हो, वो किसी एक सिंगल होल एंटिटी को रिलेट करते हैं। ये बात तो हम सब जान चुके हैं। तो भाई
पाई चार्ट्स कैन मेक मल्टीपल कंपैरिजन। अब भाई मल्टीपल कंपैरिजन होता है मल्टीपल डेटा सीरीज पे, और पाई चार्ट तो हमारा केवल एक ही सिंगल डेटा सीरीज यहाँ पे ये अलाउ करती है। केवल एक ही डेटा सीरीज को आप पाई चार्ट पे रिप्रेजेंट कर सकते हो। अगर आप सर्कुलर चार्ट पे मल्टीपल डेटा सीरीज को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो इस सिनेरियो में आप डोनट चार्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, ना कि पाई चार्ट का। तो ये सेंटेंस ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा भाई? फॉल्स। क्यों? क्योंकि मल्टीपल कंपैरिजंस की बात हो रही है, और मल्टीपल कंपैरिजन हमेशा मल्टीपल डेटा सीरीज में होता है। जब पाई चार्ट सपोर्ट ही नहीं कर रहा है मल्टीपल डेटा सीरीज को, तो मल्टीपल कंपैरिजंस की तो कोई बात ही नहीं होगी। क्लियर हुआ? अगर इस सेंटेंस में कोई डाउट है बिल्कुल जाइए कमेंट सेक्शन में, मुझे बताइए, मैं ये चीज फिर से आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। पर मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको डाउट होगा। अगर आप मेरा प्रीवियस जो सेशन है दैट इज टाइप्स ऑफ चार्ट्स इन ओकैल्क पार्ट 2, अगर वो पढ़ के आप अच्छे से आए हैं, उस पर्टिकुलर सेशन को आपने बहुत अच्छे से देखा है, समझा है, तो आपको इस सेंटेंस में कोई डाउट नहीं होगा। चलिए आइए, बार ग्राफ्स एंड लाइन ग्राफ्स शो ट्रेंड्स। बहुत अच्छे। ट्रेंड्स दिखाना, ट्रेंड्स का मतलब क्या होता है? व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म ट्रेंड्स? पहले तो ये समझने की जरूरत है ट्रेंड का मतलब क्या होता है। ट्रेंड का मतलब होता है कि इस पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, इस पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे क्या चल रहा है, उस चीज को दिखाने के लिए बार ग्राफ एंड लाइन ग्राफ सबसे ज्यादा अच्छे होते हैं। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही बात है। बार ग्राफ और लाइन ग्राफ, लाइन ग्राफ के बारे में मैंने क्या बताया था कि किसी भी पर्टिकुलर क्वांटिटी में चेंज दिखाना ओवर अ टाइम हम लाइन ग्राफ इस्तेमाल करते हैं। सिमिलरली हम लाइन ग्राफ की जगह बार ग्राफ भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए। ट्रेंडिंग कहते हैं ना, ये चीज ट्रेंडिंग में है, मतलब कि अभी कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड से ये चीज बिल्कुल एक्टिव चल रही है। किसी चीज का टाइम के साथ साथ सिंक्रोनाइजेशन दिखाने के लिए हम लाइन ग्राफ का इस्तेमाल सबसे पहले करते हैं। लेकिन अगर आप लाइन ग्राफ इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं, वैसे तो लाइन ग्राफ इज कंसिडर्ड एज द बेस्टेस्ट ग्राफ। बेस्टेस्ट नहीं होता है मैम, थैंक यू फॉर करेक्टिंग मी। मैं जानती हूँ, क्योंकि मैंने ही बताया था कि बेस्ट होता है, बेस्टेस्ट कुछ वर्ड नहीं है, वो तो हम बोल देते हैं जल्दी जल्दी, तो मेरे मुंह से भी निकल गया, कोई दिक्कत की बात नहीं। लाइन ग्राफ रिप्रेजेंट करता है बेस्ट वे। लाइन ग्राफ इज कंसिडर्ड एज द बेस्ट वे टू रिप्रेजेंट द चेंज इन एनी क्वांटिटी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एंड ये चेंज जो होता है ना, यही ट्रेंड रिप्रेजेंट करता है। अगर आप लाइन ग्राफ इस्तेमाल करते हैं, वेल एंड गुड, और अगर आप लाइन ग्राफ इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो आप उसकी जगह एज अ सबऑर्डिनेट ग्राफ आप बार ग्राफ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो भाई क्वेश्चन नंबर 1 में थे 10 सेंटेंसेस ट्रू एंड फॉल्स के, जो बहुत ही अमेजिंग सेंटेंसेस थे। टॉप 5 सेंटेंसेस थे हमारे जेनरिक ग्राफ पे, एंड नेक्स्ट 5 जो हमारे सेंटेंसेस थे वो थे हमारे लाइन ग्राफ पे, पाई चार्ट पे, एंड बार चार्ट एंड लाइन ग्राफ का आपस में सिंक्रोनाइजेशन। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब भाई ये बहुत ही अमेजिंग सा क्वेश्चन है, बहुत ही अमेजिंग सा क्वेश्चन है। इस आइकॉन को बहुत अच्छे से देखने की जरूरत है, बहुत ही अच्छे से देखने की जरूरत है। चलिए देखिए, व्हाट डज दिस बटन मीन। देखिए इस आइकॉन को और बताइए। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि ये आइकॉन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। चलिए जल्दी से बताइए। हाँ जी, तो इस आइकॉन को अच्छे से देख लिया है। अगर आपने इसको अच्छे से देखा है तो बहुत से बच्चे आप में से ये बात समझ गए होंगे कि ये आइकॉन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। बिल्कुल सही बात है भाई, बिल्कुल सही बोला है, बिल्कुल सही बोला है। ये आइकॉन रिप्रेजेंट करता है मर्ज सेल। क्या रिप्रेजेंट करता है? क्या रिप्रेजेंट करता है? ये आइकॉन रिप्रेजेंट करता है मर्ज सेल्स। मतलब कि किसी भी कैल्क स्प्रेडशीट प्रोग्राम के अंदर जो वर्कशीट होती है, उस वर्कशीट के एक से ज्यादा सेल्स को अगर आप मर्ज कराना चाहते हैं, या टू बी मोर प्रॉपर 2 या 2 से ज्यादा सेल्स को अगर आप आपस में मर्ज करा के एक सिंगल सेल की तरह रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो आप मर्ज सेल्स आइकॉन का इस्तेमाल करते हैं। अब इसी आइकॉन को देख के बताइए इनमें से कौन सा होगा इसका करेक्ट आंसर। ए, ये आइकॉन क्या करता है कैल्क सॉफ्टवेयर के अंदर? चलिए देखें। इट अलाइंस द टेक्स्ट ऑन द बॉर्डर्स ऑफ द पेज। ये जो आपका टेक्स्ट है, ये जो आपका आइकॉन है, ये आपके सेल के अंदर जो कंटेंट होता है उसको उस सेल के बॉर्डर्स तक अलाइन कर देता है। क्या ये है? एक्सटेंड द कंटेंट ऑन द एंटायर लेंथ ऑफ द सेल। क्या कर रहा है? पहला वाला बोलता है कि सेल के अंदर के कंटेंट को अलाइन कराने का काम इस आइकॉन का होता है। सेकंड आ जाओ,
किसी भी पर्टिकुलर सेल के अंदर जो टेक्स्ट दिया हुआ है, जो न्यूमेरिक डेटा दिया हुआ है, उसको इतना खींच दो कि वो पूरे के पूरे सेल की ब्रेथ को, उसके विड्थ को कवर कर सके। दैट इज एक्सटेंड द कंटेंट ऑन द एंटायर लेंथ ऑफ द सेल। पूरे सेल पे जितनी भी बड़ा सेल हो, कंटेंट ही इतना खिंच जाएगा, चाहे 2 वर्ड का या 2 डिजिट का ही आपका नंबर क्यों ना हो। इस पर्टिकुलर आइकॉन को प्रेस करने पे आपका वो न्यूमेरिक डेटा पूरे के पूरे सेल ब्रेथ पे अच्छे से स्ट्रेच आउट हो जाएगा। ये लिखा हुआ है, ग्रुप टुगेदर द सिलेक्टेड सेल्स एंड सेंटर द कंटेंट। क्या करेगा? मल्टीपल सेल्स को साथ में लाकर एक ग्रुप बनाएगा और उन सारे के सारे ग्रुप को, उन सारे के सारे सेल्स को एक ग्रुप में फॉर्म करेगा और एक सिंगल सेल फॉर्म करेगा, और उस सेल के अंदर जो कंटेंट है वो सेंट्रल अलाइंड होगा, या फिर नन ऑफ द अबव। और जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूं, दिस इज द मर्ज सेल आइकन, तो ऑब्वियसली क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ये एक मर्ज आइकॉन होता है जो 2 या 2 से ज्यादा सेल्स को आपस में ज्वाइन करा के, मर्ज करा के एक सिंगल सेल बनाता है। और वो जो सिंगल सेल होगा ना, उसमें जो भी कंटेंट है वो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट उस पूरे के पूरे मर्ज्ड सेल में सेंट्रल अलाइंड होगा। यही लिखा है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ भाई? क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ है? जल्दी जल्दी बता दो, जल्दी से जाइए कमेंट सेक्शन में और बताइए मुझे कि ये चीज आपको क्लियर हुई है कि नहीं हुई है। ग्रुप कराना अलग अलग सिलेक्टेड सेल्स को, किसमें ग्रुप कराना? ग्रुप कराना डिफरेंट सिलेक्टेड सेल्स को इनटू, किसमें भाई लोग? किसमें? इनटू अ सिंगल सेल। भाई मर्ज करने का मतलब ही क्या होता है? मर्ज सेल्स का ये जो आइकॉन है, ये सिर्फ आपको कैल्क सॉफ्टवेयर में ही नहीं मिलता है, ये आइकॉन आपको राइटर एप्लीकेशन में भी मिलता है, ये आइकन आपको इम्प्रेस में भी मिल सकता है, लेकिन बहुत मुश्किल है कि इम्प्रेस में मिले। राइटर एप्लीकेशन में जब हम टेबल्स बनाते हैं, जी हाँ, जब हम टेबल्स बनाते हैं राइटर एप्लीकेशन में, तो ये जो मर्ज वाला ऑप्शन है, मर्ज सेल्स आइकॉन है, वो तब फॉर्मेट टैब के अंदर डिस्प्ले होने लगता है। लेकिन कैल्क सॉफ्टवेयर के अंदर यही मर्ज आइकन आपको स्टैंडर्ड टूलबार या फिर फॉर्मेटिंग टूलबार पर बहुत ही इजीली प्रोवाइड हो जाएगा। आप इस आइकॉन को प्रेस करेंगे, जिन भी सेल्स को आपने सिलेक्ट करके रखा है वो आपस में मर्ज होके एक सिंगल सेल बनाएंगे, और उन सेल्स में जो डेटा था, पहला जो सिलेक्टेड सेल है, याद रखना, सपोज करो 3 सेल्स को मैंने सिलेक्ट किया, एक ही रो के 3 सेल्स को, कंसेक्यूटिव सेल्स को मैंने सिलेक्ट कर लिया, एक ही रो के 3 अलग अलग सेल्स को मैंने साथ में जो थे सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद इस मर्ज सेल आइकॉन को मैंने प्रेस किया, वो तीनों के तीनों सेल्स आपस में मर्ज होके एक सिंगल सेल की तरह दिखने लगे। ठीक है, अब उसमें जो कंटेंट है, समझना, अब उसमें जो कंटेंट है वो बाय डिफॉल्ट सेंट्रल अलाइंड होता है, ये बात हमने मान ली। लेकिन अगर 3 सेल्स को मैंने आपस में मर्ज किया है, तो तीनों सेल्स में अलग अलग कंटेंट हो सकता है। तो मर्ज्ड सेल जो बनेगा, उसमें किस सेल का कंटेंट कंटेन किया जाएगा? या तीनों ही सेल्स का कंटेंट आ जाएगा? नहीं, आप जब 3 सेल्स या n नंबर ऑफ सेल्स को आपस में मर्ज कराते हैं यूजिंग दिस मर्ज सेल आइकॉन, यूजिंग दिस मर्ज सेल आइकॉन, इस मर्ज सेल आइकॉन की हेल्प से जब आप 1 से ज्यादा या 2 से ज्यादा सेल्स को आपस में मर्ज कराते हैं, तो उन सारे के सारे सेल्स में जब मर्जिंग होती है तो जो सबसे पहला सिलेक्टेड सेल था, उसमें जो कंटेंट था वही सिर्फ बचता है। बाकी के अदर जितने भी सेल्स इस मर्जिंग में अप्लाइड थे या इंक्लूडेड थे, उन सब का कंटेंट वहां पे ओवरराइड हो जाता है विद द कंटेंट ऑफ द फर्स्ट सिलेक्टेड सेल। मतलब कि 3 सेल्स को अगर हम मर्ज करा रहे थे, तो तीनों के तीनों सेल्स मर्ज होकर एक सिंगल सेल की तरह रिप्रेजेंट होंगे, और उस एक सिंगल सेल में आपको मिलेगा वेरी फर्स्ट सेल जो था उसका कंटेंट, और वो भी सेंट्रल अलाइंड। क्लियर हुआ? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। चलिए हेड ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। आइए, व्हाट टाइप ऑफ चार्ट इज दिस? इस चार्ट को देखिए और बताइए कि ये किस टाइप का चार्ट है। थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो, लेकिन इस चार्ट को बड़े ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखो इस चार्ट को, और बताओ कि ये किस टाइप का चार्ट है। क्या ये एक डोनट चार्ट है? क्या ये एक डोनट चार्ट है? ओके, क्या ये रडार है? क्या ये बार चार्ट है? या फिर ये एक पाई चार्ट है? ये किस टाइप का चार्ट है? व्हाट टाइप ऑफ चार्ट इज दिस? चलिए जल्दी देखिए इसको और बताइए जल्दी से। चलो भाई,
चलो भाई बताइए जल्दी से ये किस टाइप का चार्ट है। बहुत से बच्चे आप में से कंफ्यूज होंगे इन दोनों पॉइंट्स में, मैं जानती हूँ ए और डी में बहुत से बच्चे कंफ्यूज होंगे कि मैम अगर ये पाई होता तो कुछ इस तरीके से दिखता तो पाई तो ये नहीं हो सकता मैम, ये पाई तो हो नहीं सकता, क्योंकि अगर ये पाई होता तो कुछ इस तरीके से दिखता भाई, ऐसा बना हुआ है, कुछ ऐसा बना होता, और जैसे इसमें कट लगे हुए हैं ना, ऐसे ही कट लगा हुआ होता, ऐसा कट है और एक और कट है, कुछ ऐसे ही दिखता। लेकिन ये तो किसी और ही तरीके से दिख रहा है, तो ये पाई चार्ट तो हुआ नहीं। चलिए ठीक है, तो बचा क्या? डोनट चार्ट। हाँ या ना? क्या ये एक डोनट चार्ट है? डोनट चार्ट कभी देखा है? देखो मैम बिल्कुल देखा है, आपने पढ़ाया था, कैसे नहीं देखा? हम कह ही नहीं सकते कि हमने देखा नहीं है। बिल्कुल मैम, आपने बताया था हम सबको। भाई डोनट चार्ट में मैं आपको क्या बताती थी, डोनट चार्ट में केवल एक ही सर्कल यूज होता है क्या? देखो जरा, क्या डोनट चार्ट में आप केवल एक ही सर्कल यूज करते हैं? बताइए जल्दी से। और क्या डोनट चार्ट किसी एक ही सीरीज को रिप्रेजेंट करता है? नहीं, डोनट चार्ट में होते हैं बहुत सारे सर्कल्स, एंड इन सर्कल्स में आप स्टैक्ड फॉर्मेट में, इन सर्कल्स के स्टैक्ड फॉर्मेट में आप लेयर्स बना सकते हैं टू रिप्रेजेंट सर्टेन वैल्यूज। इन पूरे के पूरे हर सर्कल में आप लेयर्स बनाते हैं, ये अलग अलग लेयर्स हैं, अलग अलग कलर्स की। मतलब ये होगी आपकी वाइट या ये होगी आपकी रेड, चलो ठीक है, ये वाली है, ये वाली है आपकी वाइट, ठीक है, ओके, ये वाली है आपकी ब्लू, ठीक, फिर ये वाली है आपकी ग्रीन, ओके, फिर ये वाली है आपकी पर्पल, ठीक है, और देख लेते हैं, ये है आपकी पिंक, ओके, डार्क ग्रीन कर लें या रेड कर लें? इसको कर लेते हैं, आ जाओ। ये है आपका ऑरेंज, ठीक है, मटमैला ऑरेंज कह सकते हो आप इसको। ये है आपका मजेंडा कलर, वेट, ब्राउन ले लेते हैं, चलो ये आपका ब्राउन कलर है। तो मतलब देख रहे हो ना कि एक ही सर्कल में, पहली बात तो डोनट चार्ट अपने साथ मल्टीपल सर्कल्स रख सकता है। हमेशा मल्टीपल सर्कल्स रखेगा या सर्कल्स रखेगा ये जरूरी नहीं, लेकिन रख सकता है। एवरी सर्कल रिप्रेजेंट्स इंडिविजुअल डेटा सीरीज, मतलब ये एक डेटा सीरीज पे काम नहीं करेगा, चलो कोई बात नहीं। लेकिन इस पर्टिकुलर एक भी सर्कल का अगर ये डोनट चार्ट होता तो इस एक सर्कल में अलग अलग लेयर्स की फॉर्म में चीजों को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। और अब इस चार्ट को देखो, क्या इसमें अलग अलग लेयर्स बनी हुई है? नहीं बनी हुई है। तो भाई डोनट चार्ट तो ये कतई ना होगा। ये है हमारा क्या? ये है हमारा, बिल्कुल सही समझे, ये है हमारा पाई चार्ट। जी हाँ, लेकिन मैम पाई चार्ट को कभी भी हमने ऐसा नहीं देखा है। तो भाई आपको बता दूं, मैंने शायद आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में जो प्रैक्टिस वाले थे, या फिर थ्योरेटिकल या फिर एप्लीकेशन ओरिएंटेड प्रॉब्लम्स, नहीं उसमें तो नहीं बताया होगा आई थिंक, या उसी में बताया है, यस, एप्लीकेशन ओरिएंटेड प्रॉब्लम्स या थ्योरेटिकल, आई डू नॉट रिमेंबर द एग्जैक्ट टॉपिक, पर उसमें से मैंने आपको बताया था कि जो पाई चार्ट होता है वो भी 3D में रिप्रेजेंट हो सकता है। किस में रिप्रेजेंट हो सकता है? पाई चार्ट भी आपका 3D में रिप्रेजेंट हो सकता है। किस में? 3D में। तो भाई ये पाई चार्ट का 3D रिप्रेजेंटेशन है भाई। जी हाँ, पाई चार्ट को जब आप 3D में रिप्रेजेंट करेंगे तो वो कुछ इस तरीके से दिखने वाला है। क्लियर हुआ? ये है एक पाई चार्ट लेकिन 3D में। जैसे कि बार चार्ट जो होता है उसको हम 3D में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कॉलम चार्ट जो होता है उसको हम 3D में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हेंस दिस इज अ 3D पाई चार्ट। क्लियर? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब भाई वी नीड टू बोल्ड द कंटेंट्स ऑफ कॉलम्स ए एंड सी रो 14। मतलब मुझे कि ए कॉलम, ये वाला जो सेल है A14 सेल है, मतलब कॉलम मुझे A दिया हुआ है, रो 14 दी हुई है, ठीक है।
और सी कॉलम दिया हुआ है और रो 14 दी हुई है, ठीक है। सो वी नीड टू बोल्ड, क्या करना है, हमें बोल्ड करना है, क्या करना है, हमें फॉर्मेटिंग लगानी है, हमें बोल्ड फॉर्मेटिंग लगानी है टू द कंटेंट्स ऑफ इन पर्टिकुलर सेल एड्रेसेस में जो जो कंटेंट है, चाहे वो एक न्यूमेरिक कंटेंट हो या फिर एक टेक्स्ट कंटेंट हो, न्यूमेरिक डेटा हो या फिर एक टेक्स्ट डेटा हो, कुछ भी दिया होगा इन सेल एड्रेसेस के अंदर, उनको हमें बोल्ड करना है। ऑफ द कॉलम्स A एंड C रो 14, मतलब कि A14 एंड C14 एंड सेल्स D8 एंड E7, मतलब ये 4 सेल्स दिए हुए हैं हमको। क्या दिया हुआ है भाई, हमको दिए हुए हैं सॉरी D8 एंड E7, ये 4 सेल्स दिए हुए हैं और इन चारों सेल्स के अंदर किसी भी टाइप का डेटा हो सकता है। इन चारों सेल्स के अंदर एक न्यूमेरिक डेटा भी हो सकता है, इनमें से कुछ सेल्स के अंदर न्यूमेरिक होगा तो किसी के अंदर टेक्स्ट हो सकता है या फिर एक फॉर्मूला भी हो सकता है। चाहे किसी भी टाइप का डेटा ये चारों सेल्स रखते हो, उस पूरे के पूरे डेटा वैल्यूज को मुझे बोल्ड कराना है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है, इज इट पॉसिबल टू डू ऑल द फॉर्मेटिंग इन वन गो। इन चारों के चारों सेल्स में देखो, एक चीज आपने देखी कि ये चारों सेल्स एक दूसरे से बहुत अलग अलग हैं या बहुत दूर दूर हैं। देखो A14 और C14 के बीच में B कॉलम का डिफरेंस है, D8 और E7 के बीच में डायगोनल है। देखो D8 और E7 डायगोनल है, देखो जरा, अगर ये D कॉलम है ये E कॉलम है, 5 6 7 एंड 8, ठीक, ये D कॉलम है ये E कॉलम है। हम बात कर रहे हैं किसकी, D8 की और E7 की, हम बात कर रहे हैं D8 की और E7 की। D8 मतलब कि ये वाला और E7 मतलब कि ये वाला, मतलब साथ में भी नहीं है, मतलब आप इसको भी सिलेक्ट करना चाहते हो, आप इसको भी सिलेक्ट करना चाहते हो और इसी के साथ साथ आप A14 और C14 को भी सिलेक्ट करना चाहते हो, मतलब कि बोल्ड करना है। इन चारों ही सेल के अंदर जो भी कंटेंट है उसको हमें बोल्ड करना है। तो क्या इन सारे के सारे सेल एड्रेसेस के अंदर जो कंटेंट्स दिए हुए हैं उनको हम एक ही बार में बोल्ड कर सकते हैं? कहने को ये सारे के सारे सेल्स एक दूसरे से इतने अलग अलग डिस्टेंस पे रखे हैं, तो क्या ये पॉसिबल है? चलिए देखते हैं आंसर क्या होगा। इसका आंसर अपने ब्रेन्स के घोड़े जो है ना वो जल्दी जल्दी दौड़ाना शुरू करो भाई। क्या होगा इसका आंसर? ऑफ कोर्स यस, ये चीज हम कर सकते हैं। और कैसे कर सकते हैं? आपके कीबोर्ड पे देखो, सबसे पहले ये आपकी एक वर्कशीट है, अज्यूम कीजिए, ठीक है। मैं इस पे चारों के चारों सेल्स बनाने वाली हूं, ठीक है, चारों सेल एड्रेसेस बनाने वाली हूं, A B C D E एंड F, ठीक है। मैंने ये 6 के 6 जो कॉलम्स हैं यहाँ पे बनाए हुए हैं और ये 14 तक जाएगा ना, 14 तक जाएगा तो ठीक है, ले चलेंगे 14 तक, क्या समस्या है? कोई समस्या की बात नहीं, कोई समस्या की बात नहीं है, लेके चलते हैं। आइए चलो 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15, ये मैंने कुछ रो एड्रेसेस यहाँ पे या रो नंबर्स यहाँ पे लिए हुए हैं। ओके मैम, आइए यहाँ से 8 लिया, 9 लिया, 10 लिया, 11th रो, 12th रो, 13th रो, 14th एंड 15th रो। ये मैंने एक छोटा सा स्निपेट बनाया है मेरी लार्ज सी वर्कशीट का, जिसमें मैक्सिमम रोज होते हैं 55,536 एंड मैक्सिमम कॉलम्स होते हैं 1026। चलिए, तो ये मैंने बनाया हुआ है। अब मुझे कौन कौन से सेल एड्रेसेस यहाँ पे चाहिए हैं, किन किन सेल एड्रेसेस के कंटेंट को मुझे बोल्ड करना है भाई? किन किन के? A14, कौन सा भाई? A14 मतलब इसका, ठीक, A14 C14, C14 पे आइए, पूरा B कॉलम का गैप आ रहा है, C14 मतलब इसका, ठीक है। फिर है D8, D8 पे आइए, मतलब कि इसका। अच्छा 7 भी था ना, 7 था, चलिए रुकिए, जस्ट गिव मी अ मिनट, जस्ट गिव मी अ मिनट, कोई दिक्कत की बात नहीं। 7 8 9 10 11 12 13 14,
15 जा रहा था, हमने 14 तक ले गए इसको। ठीक है, आइए अब देखो A14, C14, D8 क्या होगा, ये होगा आपका D8 और आपका E7। तो भाई ये चारों हमारे सेल्स हैं, एक दूसरे से इतने अलग अलग, इतने ज्यादा डिस्टेंसेस पे रखे हुए हैं। हम सब जानते हैं कि जब भी हम सिलेक्शन करते हैं तो इंटायर जो सेल्स एक दूसरे के सब्सिक्वेंट होते हैं, कंसेक्यूटिव होते हैं, हम उनको एक साथ सिलेक्ट कर लेते हैं। लेकिन क्या हो अगर मुझे ये अलग अलग रखे हुए सेल एड्रेसेस के अंदर के कंटेंट को, चाहे वो न्यूमेरिक कंटेंट हो, चाहे वो आपका टेक्सचुअल कंटेंट हो या एक फॉर्मूला ही क्यों ना हो, मुझे इन सारे के सारे सेल्स के कंटेंट्स को बोल्ड करना है, बोल्ड फॉर्मेटिंग करनी है, और वो भी एक ही एक्शन में। भाई किस एक्शन में, एक ही सिंगल एक्शन में। तो क्या ये चीज पॉसिबल है? आंसर हम सब जान चुके हैं कि हाँ भाई ये चीज पॉसिबल है, पर है कैसे ये मैं आपको बता रही हूं। देखो करना कुछ नहीं है, करना आपको कुछ भी नहीं है, सिर्फ आप पहला सेल सेलेक्ट करेंगे। क्या करेंगे? आप पहला सेल यहां पे सेलेक्ट करने वाले हैं। और भाई सिलेक्शन अगर कर रहे हो, अब अगर सिलेक्शन कर रहे हो तो भाई सिलेक्शन कर रहे हो, क्या दिक्कत है? सिलेक्शन हमने यहां से किया, हमने A14 को यहां पे सेलेक्ट किया, A14 को मैंने यहां पे सेलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद अपने कीबोर्ड पे कंटिन्यू टू प्रेस, कंटिन्यू टू प्रेस। क्या प्रेस करोगे भाई? बहुत से बच्चों को इसका आंसर समझ आ गया होगा, पर तब भी देख लेते हैं। कंट्रोल की, अपने कीबोर्ड्स पे कंट्रोल की को कंटिन्यूअसली प्रेस करते रहो। इसको सेलेक्ट किया, हो गया। अपने कीबोर्ड पे कंट्रोल की को प्रेस करे रहना। अपने माउस पॉइंटर को लेके जाइए, फिर इसको सेलेक्ट कीजिए, कंट्रोल की अभी भी प्रेस्ड है। फिर अपने माउस पॉइंटर को इस पे लेके जाइए, इसको सेलेक्ट कीजिए, अभी भी कंट्रोल की ऑलरेडी प्रेस्ड है, और फिर इसको सेलेक्ट कर लीजिए। भाई चारों सेल्स को आपने बाय प्रेसिंग द कंट्रोल की कंटिन्यूअसली ऑन द कीबोर्ड आपने इन चारों सेल्स को सिलेक्ट कर लिया है। और अब एक बार ये सिलेक्ट हो गए हैं तो कंट्रोल की को आप रिलीज कर सकते हैं। रिलीज करेंगे तो क्या होगा, ये चारों सेल्स सिलेक्टेड फॉर्म में रिप्रेजेंट हो जाएंगे। जाइए अपने स्टैंडर्ड टूल बार पे या फिर आपके फॉर्मेटिंग टूल बार पे बोल्ड का ऑप्शन दिख रहा है, बोल्ड आइकॉन को क्लिक कीजिए। इन चारों ही सेल वैल्यूज के अंदर के कंटेंट को या सेल एड्रेसेस के अंदर जो कंटेंट है वो ऑटोमेटिकली एक ही एक्शन में बोल्ड हो जाएगा। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ। और ये चीज ना हम बहुत बार कर भी चुके हैं, ये चीज हम बहुत बार कर चुके हैं, सिर्फ कैल्क सॉफ्टवेयर के अंदर ही नहीं, बहुत से अदर सॉफ्टवेयर के अंदर ही, कि भाई जब मल्टीपल चीजें सेलेक्ट करनी है और वो अलग अलग जगह बहुत दूर दूर रखी हैं एक दूसरे से, तो कंट्रोल की को अपने पर्टिकुलर कीबोर्ड पे सेलेक्ट करे रहिए, प्रेस करे रहिए, और आप मल्टीपल सेक्शंस केप्ट वेरियस डिस्टेंसेस फार अवे फ्रॉम ईच अदर, यू कैन सेलेक्ट देम इन वन गो। क्लियर? तो ये करके आप ये चीज पॉसिबल कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। आई हैव क्रिएटेड अ बार चार्ट। बहुत अच्छी बात है भाई, आपने क्रिएट कर लिया। भाई आपने तो क्रिएट कर लिया, पर मुझे अपने बच्चों से भी उम्मीदें हैं, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, मैग्नेट बेस के डेडिकेटेड स्टूडेंट्स हैं, कि वो भी अपने सिस्टम्स में कैल्क सॉफ्टवेयर अभी तक डाउनलोड एंड इंस्टॉल कर चुके होंगे। भाई मुझे बिल्कुल निराश मत कीजिएगा, openoffice.org को डाउनलोड करो अभी के अभी, अगर डाउनलोड नहीं किया है, क्योंकि मैं आपके लिए लेकर आई हूं बहुत सारे एक्साइटिंग क्वेश्चंस, और उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं चार्ट्स के ऊपर। जी हाँ, चार्ट्स के ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं, एज वेल एज हैंड्स ऑन प्रॉब्लम्स भी लेके आने वाली हूं मैं। जो आया था अभी हैंड्स ऑन प्रॉब्लम्स ही आया है इसके पीछे, तो ये सारी चीजों को खुद भी करके देखना है। और चाहे पाई चार्ट पे कोई भी क्वेश्चन लगाना हो, या लाइन चार्ट पे या बार चार्ट पे कुछ भी करना हो, जब तक प्रैक्टिकली चीजों को करके नहीं देखोगे याद नहीं रहेगा एग्जामिनेशन टाइम तक। बिल्कुल यथा सत्य बात है ये। इस पूरे के पूरे सॉफ्टवेयर को ना, चाहे राइटर हो, चाहे इंप्रेस हो, या आपका कैल्क सॉफ्टवेयर ही क्यों ना हो, जब तक इन सॉफ्टवेयर्स को प्रैक्टिकली अप्रोच नहीं करोगे, इन पे चीजें प्रैक्टिकली करके नहीं देखोगे, जो मैं आपको पढ़ा रही हूं, मत उठाओ बुक। मैं नहीं कह रही आप बुक उठाओ, बुक उठाने को हम कह ही नहीं रहे हैं, बुक हम आपको यहाँ पढ़ा तो रहे हैं। हमारी वीडियो को देखिए और जो भी मैं आपको पढ़ाती हूँ वो जाके कैल्क सॉफ्टवेयर में इंप्लीमेंट करके देखो। क्रिएटिंग अ चार्ट जो मैंने पढ़ाया था 3 पार्ट्स में, अगर उस पूरे को पढ़ के
कैल्क सॉफ्टवेयर में जाके वो सारी चीजें इंप्लीमेंट कर दी ना, एग्जामिनेशन टाइम पे अगर रिवाइज भी नहीं कर पाओगे क्रिएटिंग अ चार्ट, तो आपको वो प्रैक्टिकली याद रहेगा कि भाई इससे इस पे गया था या इस पे इससे गई थी, चार्ट विजार्ड खुला था, अच्छा फिर 4 ऑप्शंस आए थे, तो अपने आप लिख कर आ जाओगे। क्लियर? तो आज से आप मुझसे प्रॉमिस करेंगे कि अभी तक अगर आपने कैल्क सॉफ्टवेयर डाउनलोड नहीं किया है, दैट इज openoffice.org का डाउनलोड अगर आपने नहीं किया है, जो कि ओपनली आपको प्रोवाइडेड है। भाई ये जो सॉफ्टवेयर है ये आपका क्या है, ये आपका फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर है जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है टू डाउनलोड एंड इंस्टॉल इन योर रिस्पेक्टिव सिस्टम्स। तो अभी भी सोच रहे हैं, जल्दी जाइए भाई, एक तो सोचते बहुत हो, मैंगेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब करने से पहले भी सोचते हो, और भाई openoffice.org को डाउनलोड करने से पहले भी सोच रहे हो। सोचते सोचते एग्जाम्स आ जाएंगे और एग्जामिनेशन हॉल में जब बैठे होगे तो सोचोगे, तब ये सोचोगे कि काश उस वक्त मैंगेट ब्रेन्स की बात मान ली होती और openoffice.org को डाउनलोड कर लिया होता। चलिए भाई, तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। I have created a bar chart which represents sales for September, October and November. मैंने एक बार चार्ट क्रिएट किया है और उस बार चार्ट में मंथ ऑफ सितंबर, नवंबर और अक्टूबर, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर का जो सेल्स था, जो सेल हुआ है इन तीनों ही मंथ्स में, जो सेल हुआ है इन तीनों ही मंथ्स में, वो रिप्रेजेंट हो रहा है। इन तीनों ही मंथ्स में जो सेल हुआ है, दैट इज सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, वो रिप्रेजेंट हो रहा है। ठीक है, मतलब मेरे पास कोई डेटा था, उसको मैंने सिलेक्ट किया। डेटा जो था मेरे पास, जो डेटा था वो किसका था, किसका था भाई, किसका था? सेल्स का था फॉर द मंथ ऑफ सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर। किसका? सेल्स का डेटा था। ठीक है मैम, मान ली आपकी बात। तो भाई हमारे पास सेल्स डेटा था सितंबर, अक्टूबर और नवंबर का। चलिए ठीक है मैम, ये बात हमने आपकी समझ ली। अब बोल क्या रहे हैं कि हमने क्रिएट कर लिया है, इस पूरे डेटा को मैंने सिलेक्ट किया, इस पूरे डेटा को मैंने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ पे एक बार चार्ट बना लिया। चार्ट विजार्ड पे जाके अलग अलग सारे के सारे जो हमारे चार्ट टाइप्स हैं, दैट इज द चार्ट टाइप, डेटा सीरीज, डेटा रेंज एंड चार्ट एलिमेंट्स, इन चारों ही सेक्शंस को अच्छे से डील करके मैंने एक बार चार्ट क्रिएट कर लिया है। मैंने एक बार चार्ट क्रिएट कर लिया है ऑलरेडी। ठीक है मैम, मान ली आपकी बात, बार चार्ट क्रिएट कर लिया है, बहुत अच्छा किया है। क्या बुरा किया है? कुछ भी बुरा नहीं किया आपने, बार चार्ट ही तो क्रिएट किया है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, ये सारा का सारा फिनोमिनन हो चुका। ठीक, I add December figures to the end of the range that the chart was created from. इस पूरे के पूरे डेटा को सिलेक्ट करने के बाद जो मैंने बार चार्ट बनाया, अब इसके बाद मैंने पता क्या किया, बार चार्ट बन के तैयार है। बार चार्ट जब बन के तैयार हो गया तो जो मेरा ओरिजिनल डेटा था उसमें मैंने एक और रो ऐड कर दी, और वो किसकी थी? दैट वाज फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर, दैट वाज फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। अब दिसंबर में क्या सेल्स हुई है ये मैंने ऐड कर दिया। पहले जितना डेटा मैंने सिलेक्ट किया था उस डेटा को सिलेक्ट करके स्टैंडर्ड टूल बार पे जाके चार्ट आइकॉन को प्रेस करके चार्ट विजार्ड में काम करके एक बार ग्राफ पहले ही बना चुके हैं। अब फिर से अपने सोर्स डेटा पे जाके एक नया रो मैंने ऐड किया है जो रिप्रेजेंट करता है दिसंबर के डेटा को। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, विल द चार्ट ऑटोमेटिकली अपडेट टू इंक्लूड दीज फिगर्स। अब भाई अगर मैंने अपने सोर्स डेटा में जहां पे सितंबर, अक्टूबर और नवंबर मंथ का जो सेल्स डेटा था रिप्रेजेंट हो रहा था, उस सोर्स डेटा में अगर मैंने एक नए मंथ का डेटा डाल दिया, नए मंथ का डेटा मैंने अपडेट किया है, तो सोर्स डेटा में तो अपडेशन हो गया, वर्कशीट में तो अपडेशन हो गया, वर्कशीट की सेल्स में तो अपडेशन हो गया, लेकिन इस पर्टिकुलर डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए, इस पर्टिकुलर डेटा को सिलेक्ट करके जो बार चार्ट बना था हमसे, जो बार चार्ट हमने बनाया था, तो जो चेंजेस मैंने इसमें किए हैं, क्या वो चेंजेस ऑटोमेटिकली इस चार्ट में रिप्रेजेंट होंगे? बताइए जल्दी से। हम सब जानते हैं कि किसी भी सिलेक्टेड सोर्स डेटा में हम कोई भी चेंज करते हैं वो ऑटोमेटिकली हमारे क्रिएटेड चार्ट में रिप्रेजेंट होने लगता है। ये बात हम सबको पता है। तो यही पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि जब हमने दिसंबर के फिगर्स इंक्लूड किए हैं तो वो सारे के सारे चेंजेस, वो सारे के सारे अपडेशंस आपके चार्ट में भी क्या ऑटोमेटिकली रिप्रेजेंट होंगे, या आपको अलग से फिर से उस चार्ट को फिर से बनाना पड़ेगा? अब इस क्वेश्चन का आंसर मुझे आप देंगे, मैं वेट कर रही हूं आप सबके आंसर्स का। चलिए बताइए।
हाँ तो भाई बताया क्या आंसर्स कमेंट सेक्शन में कि भाई किसी भी डेटा को अगर हम सेलेक्ट करते हैं और उस सेलेक्टेड डेटा पे अगर हम एक चार्ट क्रिएट करते हैं तो उस पर्टिकुलर डेटा में, सेलेक्टेड सोर्स डेटा में कोई भी अपडेट होता है तो क्या वो ऑटोमेटिकली उसके क्रिएटेड चार्ट में भी डिस्प्ले होता है? जी हाँ बिल्कुल होता है, जी हाँ बिल्कुल होता है। लेकिन इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़िए। आपने कहा होगा कि मैम हाँ हमने इसमें चेंज किया है, हमने इसमें दिसंबर वाला जो एंट्री है ना, जो हमने दिसंबर वाली एंट्री है वो इसमें ऐड कर दी है, वो हमने ऐड कर दी है। अब जब दिसंबर वाली एंट्री ऐड हो गई है और आप कह रहे हो कि जो भी सोर्स डेटा था उसमें आप कोई भी अपडेशन करते हैं वो अपडेशन ऑटोमेटिकली उसके एसोसिएटेड जो चार्ट बना हुआ है उसमें रिफ्लेक्ट होने लगता है। तो जब मैंने दिसंबर वाली एंट्री इसमें ऐड करी तो वो दिसंबर हमारे बार चार्ट में भी दिखना शुरू हो गया होगा। तो आपके हिसाब से will the chart automatically update to include these figures? तो आपके हिसाब से आंसर तो यस होना चाहिए, आंसर यस होना चाहिए, पर नहीं, जी हाँ नहीं। ऐसा क्यों मैम, ऐसा क्यों कह रहे हो भाई? मैम आपकी ऐसा इसलिए कह रही हैं, मैम आपकी ऐसा इसलिए कह रही हैं क्योंकि एक बात नोटिस की है, आपका जो सोर्स डेटा था वो कहां से कहां तक था? सितंबर, अक्टूबर और नवंबर तक ही था। तो भाई जितने सेल्स आपने सिलेक्ट करे थे वो सितंबर, अक्टूबर और नवंबर के डेटा को रिप्रेजेंट कर रहे थे। जब हमने बार चार्ट बनाना था तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर वाले जो सेल्स थे सिर्फ उन्हीं को सिलेक्ट किया था। स्टैंडर्ड टूल बार पे गए थे, चार्ट आइकॉन को हमने यहाँ पे प्रेस किया था और चार्ट आइकॉन को प्रेस करने के बाद हमने बार चार्ट बना लिया था। लेकिन हमने अपडेशन किया अपने सोर्स डेटा में, लेकिन जो सिलेक्टेड सेल्स थे उनमें कोई भी अपडेशन नहीं किया है। याद रखना, सिलेक्टेड सेल्स में अगर आप कोई भी अपडेशन करते हो, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, किसी भी मंथ्स में कोई भी चीज चेंज की गई होती तो वो बार चार्ट में ऑटोमेटिकली रिप्रेजेंट होता। हमने एक नई रो ऐड की है फॉर दिसंबर मंथ्स डेटा, और वो रो जो है वो मेरे ओरिजिनल डेटा में सिलेक्टेड नहीं थी। दिसंबर वाली जो रो हमने ऐड की है वो मैंने अपने सिलेक्टेड रेंज में ऐड नहीं की है, उसके बाहर ऐड की है। और ऐसा किया है इसलिए आपका जो दिसंबर का डेटा है वो बार चार्ट में रिप्रेजेंट नहीं होगा। अगर आप उस दिसंबर के डेटा को रिप्रेजेंट कराना चाहते हैं तो इस बार चार्ट को डिलीट कीजिए, फिर से अपने सेल्स को सिलेक्ट कीजिए, और इस बार आप अपने सेल्स को सिलेक्ट करेंगे तो दिसंबर वाले डेटा को भी सिलेक्ट करेंगे। दिसंबर वाली रो को भी सिलेक्ट कर लेना, चार्ट आइकॉन पे जाना, स्टैंडर्ड टूल बार पे चार्ट विजार्ड डायलॉग बॉक्स खुल के आएगा, फिर से बार चार्ट बनाना और उस बार चार्ट में आपका दिसंबर का डेटा रिप्रेजेंट होने लगेगा। क्लियर हुआ ये चीज? क्लियर हुआ? अब अगर आप इन सर्टेन सिलेक्टेड सोर्स में से या जो आपने सेल वैल्यू सेलेक्ट की हुई हैं, जो सोर्स डेटा आपने अब सेलेक्ट किया हुआ है जिसमें इंक्लूडेड है आपका सितंबर मंथ, अक्टूबर मंथ, नवंबर मंथ और अब दिसंबर मंथ, अब इसके किसी भी डेटा में आप कोई भी चेंजेस करते हैं वो अब आपके नए बार चार्ट में रिप्रेजेंट होने लगेगा। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? जल्दी बता दीजिए, अगर नहीं हुआ है तो आप मुझे बिल्कुल बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। I want to print the grid lines on my calc worksheet so that my data is easy to read. ठीक. The first time I print my worksheet, I choose File, Print, OK from the menu. Will the grid lines be printed? क्या ग्रिड लाइंस प्रिंट होंगी? मतलब कि मैं चाहता हूं कि मैंने जो ग्राफ बनाया है, मैंने जो चार्ट बनाया है वो मैं प्रिंट कर लूं। तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमारा आता है किस टॉपिक से? ये है हमारा प्रिंटिंग अ वर्कबुक। अगर आपने मेरा ये वाला टॉपिक देखा है, ये वाला टॉपिक विजिट किया है तो आप ये क्वेश्चन बहुत इजीली कर पाएंगे। प्रिंटिंग अ वर्कबुक और अ वर्कशीट, ये जो मैंने सबसे लास्ट टॉपिक था, दिस वाज द लास्ट टॉपिक ऑफ द एंटायर चैप्टर, पूरे चैप्टर का लास्ट टॉपिक था ये, प्रिंटिंग अ वर्कबुक एंड वर्कशीट। अगर आपने ये टॉपिक मेरा मिस आउट नहीं किया है तो ये क्वेश्चन आप आसानी से धुन दोगे। चलो आप, I want to print the grid lines on my calc worksheet so that my data is easy to read. मेरे चार्ट में मैंने जो भी बनाया हो मैं उसकी ग्रिड लाइंस को भी प्रिंट कराना चाहता हूं। चार्ट प्रिंट होता है, कहने को मैंने अपने चार्ट में ग्रिड लाइंस एक्टिवेट की थी, ग्रिड लाइंस मेरे चार्ट में दिख रहा था, विजिबल थी, लेकिन जब उस चार्ट का प्रिंट लेते हैं तो जरूरी नहीं है कि वो जो विजिबल ग्रिड लाइंस थी हमारे कैल्क सॉफ्टवेयर में वो भी प्रिंट हो।
ठीक है मैम. सो आई वॉन्ट टू प्रिंट द ग्रिड लाइन्स ऑन माई कैल्क वर्कशीट सो दैट माई डेटा इज easy to read. The first time I print my worksheet, I choose File, Print, OK from the menu. Will the grid lines be printed? अगर आपने फाइल चूज किया है, प्रिंट चूज किया है और सीधा सीधा प्रिंट अगर आपने चूज किया तो ओके पे क्लिक कर दिया, मतलब आप गए फाइल मेन्यू बार पे. मतलब सीधा सीधा इतना सा है कि आपने एक चार्ट बनाया और उस चार्ट में कुछ ग्रिड लाइंस दिख रही थी. आप उस चार्ट को प्रिंट कराना चाहते हो, तो जब प्रिंट कराना चाहते हो तो प्रिंटेड चार्ट में आप ग्रिड लाइंस भी देखना चाहते हैं. क्यों? क्योंकि ग्रिड लाइंस की हेल्प से आप अपने प्रिंटेड चार्ट को, आपके पेपर में जो चार्ट बन के आया है, उसको और भी ज्यादा अच्छे तरीके से और ईजी तरीके से रीड कर पाओगे. ये आपका इंटेंशन है. ठीक. अब आपने किया क्या है, आपके सामने ये स्टेप्स भी लिखे हुए हैं कि यूजर ने आखिर किया क्या. यूजर गया फाइल मेन्यू पे, यूजर ने चार्ट बनाया पहले. ठीक है, चार्ट बनाया, यूजर ने चार्ट बना लिया है. सपोज करो ये मेरा कुछ कॉलम चार्ट है जो यूजर ने बनाया हुआ है. ग्रिड लाइंस थी, इसमें कुछ ग्रिड लाइंस थी. चलो लाइन बना देते हैं, लाइन चार्ट बना देते हैं. ठीक है, ओके. ठीक है, तो ये एक लाइन चार्ट है जो यूजर ने बनाया हुआ है. यूजर ने क्या किया, इसको प्रिंट कराना है और वो चाहता है कि ये जो वाई एक्सिस की ग्रिड लाइंस हैं, ये ग्रिड लाइंस उसे प्रिंटेड कॉपी में भी दिखे, क्योंकि ग्रिड लाइंस मैक्सिमम प्रिंटेड कॉपी में नहीं दिखती हैं. तो उसने उसके लिए किया क्या, इस चार्ट को उसने वर्कशीट में रहने दिया. फाइल मेन्यू पे गया. किस पे गया वो गया है फाइल मेन्यू पे. फाइल मेन्यू पे जाने के बाद उसने क्लिक किया प्रिंट ऑप्शन पे. प्रिंट ऑप्शन पे उसने जैसे ही क्लिक किया, आप सब जानते हैं उसके सामने खुल के आएगा क्या, बिल्कुल सही समझा, प्रिंट डायलॉग बॉक्स. एक प्रिंट डायलॉग बॉक्स खुल के आएगा और उस प्रिंट डायलॉग बॉक्स में उसने कुछ भी चेंजेस नहीं किए, कुछ भी चीज अपडेट नहीं की और सीधा सीधा प्रिंट डायलॉग बॉक्स में जाके उसने ओके को क्लिक कर दिया. किसको क्लिक कर दिया, ओके को क्लिक कर दिया. किसी किसी प्रिंट डायलॉग बॉक्स में ओके होता है, किसी किसी में प्रिंट भी लिखा आता है. आप चाहें तो ओके को क्लिक कर सकते हैं या फिर प्रिंट बटन को भी क्लिक कर सकते हैं. इट डिपेंड्स ऑन व्हाट बटन इज देयर इन योर प्रिंट डायलॉग बॉक्स ऑफ योर एप्लीकेशन. ठीक है, फाइल पे गया, फाइल मेन्यू पे गया, प्रिंट पे गया, प्रिंट डायलॉग बॉक्स. ऑब्वियसली जब जब एक मेन्यू आइटम आता है, अंत में भाई 99% केसेस में एक डायलॉग बॉक्स ही खुलता है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं. मेन्यू आइटम था, एक डायलॉग बॉक्स खुल गया, उसमें जाके उसने सीधा सीधा ओके को प्रेस कर दिया. तो क्या ग्रिड लाइंस जो इस चार्ट में थी वो क्या प्रिंट होंगी जब आप उसने ये पूरा का पूरा सिनेरियो अपनाया है? चलिए बताइए मुझे जल्दी से, क्या ये ग्रिड लाइंस प्रिंट होंगी? और अगर हाँ तो अच्छी बात है, और अगर ना तो क्यों नहीं होंगी? और अगर ग्रिड लाइंस अगर आप प्रिंट कराना चाहते हो, अगर प्रिंट नहीं हो रही है इस सिंपल से स्टेप को अपनाने में, और अगर आप चाहते हो कि आपके चार्ट में ग्रिड लाइंस प्रिंट हो, तो वो कौन सा ऑप्शन है प्रिंट डायलॉग बॉक्स के अंदर जो आपको एक चार्ट की ग्रिड लाइंस को भी प्रिंट करके देता है? चलिए बताइए जल्दी से मुझे, चलिए जल्दी से. हाँ जी, तो क्या बताया कि प्रिंट पे जाके, फाइल पे जाके, प्रिंट पे जाके, प्रिंट डायलॉग बॉक्स में अगर आप सिंपली ओके को क्लिक करते हैं तो क्या ये जो ग्रिड लाइंस हैं वो प्रिंट होंगी? क्या ये ग्रिड लाइंस प्रिंट होंगी? तो भाई मैम जी हाँ, ये ग्रिड लाइंस बिल्कुल प्रिंट होंगी. क्या होंगी? बिल्कुल प्रिंट होंगी. Will the grid lines be printed? Of course, the grid lines will be printed. और ऐसा क्यों है मैम? ऐसा इसलिए है क्योंकि आपने जब चार्ट क्रिएट किया था तो चार्ट विजार्ड डायलॉग बॉक्स के अंदर जो लास्ट एलिमेंट है, जो लास्ट सेक्शन है, दैट इज चार्ट एलिमेंट सेक्शन, वहां पे सबसे लास्ट में आपसे पूछा जाता है कि आप अपने चार्ट में कौन कौन सी एक्सेस दिखाना चाहते हो. अगर आप एक नॉर्मल चार्ट क्रिएट कर रहे हैं, चाहे वो कॉलम हो, बार हो, पाई हो, कुछ भी हो, तो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के आगे चेक बॉक्सेस आते हैं. और अगर आप एक 3D चार्ट क्रिएट कर रहे हैं तो एक्स, वाई एंड जेड तीनों ही ऑप्शंस आपके सामने आते हैं. तो जब चार्ट बनाते वक्त ग्रिड लाइंस को इंक्लूड किया था तो उसको प्रिंट करते वक्त ग्रिड लाइंस आखिर इंक्लूड क्यों नहीं होंगी? मतलब कि अगर आपने एक चार्ट क्रिएट किया है अलोंग विद द ग्रिड लाइंस, तो इसी तरीके से, बिल्कुल डिटो इसी तरीके से आपका चार्ट आपके सामने प्रिंट होगा. सिर्फ एक ही सिनेरियो है जब आपके चार्ट में ग्रिड लाइंस आपके हार्ड कॉपी में प्रिंटेड फॉर्मेट में डिस्प्ले नहीं होंगी, और वो तब जब आपने चार्ट क्रिएशन के समय ही कोई भी ग्रिड लाइन नहीं अलाउड की हो. मतलब कि चार्ट एलिमेंट सेक्शन में
चार्ट विजार्ड डायलॉग बॉक्स के चार्ट एलिमेंट सेक्शन के अंदर अगर आपने ना ही वाई एक्सिस, ना ही एक्स एक्सिस और ना ही जेड एक्सिस, इन तीनों ही एक्सिस के ग्रिड्स को अगर रिप्रेजेंट करने से मना कर दिया तो आपका चार्ट आपके स्प्रेडशीट में भी बिना इन ग्रिड लाइंस के ही रिप्रेजेंट होगा, बिना इन ग्रिड लाइंस के ही रिप्रेजेंट होगा। और जब यही बिना ग्रिड लाइंस के रिप्रेजेंट हो रहा है तो इसी तरीके से ये प्रिंट हो जाएगा। प्रिंट डायलॉग बॉक्स तो जिस तरीके का आपका चार्ट उसको दिखेगा वो उसको एज इट इज प्रिंट कर देगा। अगर ग्रिड्स के साथ है तो ग्रिड लाइंस प्रिंट करा देगा, अगर विदाउट ग्रिड्स है तो ग्रिड्स को नहीं प्रिंट कराएगा, मतलब विदाउट ग्रिड्स वो प्रिंट करा देगा। सो द करेक्ट आंसर इज ए। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। When you insert a column into a worksheet, it will always be inserted to the left of the column that contains the active cell. क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि सपोज करो कि ये मेरी वर्कशीट है, ठीक है मैम, मान लिया इसमें है कितने, इसमें है 3 सेल्स, ठीक, 3 सेल्स हैं इस वर्कशीट में, मान ली ये बात, 2 3 4 5, कुछ ऐसी हमारी नंबर ऑफ रोज दी हुई हैं, 4 रोज दी हुई हैं, ओके मैम। चलिए आइए, ये मेरी वर्कशीट है, ओके, आइए यहां पे, ठीक है, आइए। तो ये मेरी वर्कशीट दी हुई है और इस वर्कशीट के अंदर मैंने आपसे बोला कि करेंटली आपके माउस का जो कर्सर है, ठीक है, ये आपके कॉलम्स है, ओके। करेंटली आपके माउस का जो कर्सर है वो इस कॉलम को सिलेक्ट करे हुए है, किसको? इस कॉलम को, मतलब ये पूरा का पूरा कॉलम जो है वो सिलेक्टेड है, ठीक है। अब यहां पे हमने माउस से राइट क्लिक करके अगर इंसर्ट कराया एक नया कॉलम, हम क्या करा रहे हैं? हम इंसर्ट करा रहे हैं एक न्यू कॉलम। We are inserting a column into a worksheet. It will always be inserted to the left of the column that contains the active cell. मतलब जिस कॉलम के सेल पे अभी आपका एक्टिव सेल है, मतलब जिस कॉलम के सेल को अभी आपने सिलेक्ट करके रखा है या एंटायर कॉलम अगर आपने सिलेक्ट करके रखी है, चाहे किसी एक कॉलम के सेल को आपने सेलेक्ट किया हुआ है या वो एंटायर कॉलम आपने सेलेक्ट करके रखी हुई है, राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट पे जाएंगे तो आपकी जो न्यू कॉलम है वो उस एक्टिव कॉलम या एक्टिव सेल या उस कॉलम के एक्टिव सेल के लेफ्ट साइड ही ऐड होगा। क्या होगा? नया कॉलम इसके लेफ्ट साइड ही ऐड होगा। अगर आपने पूरा कॉलम सेलेक्ट करके रखा है तो भी उसके लेफ्ट साइड में, या आपने इस एंटायर कॉलम के किसी एक स्पेसिफिक सेल को, इस एंटायर कॉलम के किसी एक स्पेसिफिक सेल को अगर सेलेक्ट करके रखा है तो उसके भी लेफ्ट में एक नया कॉलम इंसर्ट होगा। क्या ये बात सही है? तो हाँ जी, ये बात बिल्कुल सही है। आप जब भी एक एंटायर कॉलम को सेलेक्ट करते हैं या एक कॉलम के किसी एक सेल को अगर सेलेक्ट करे हुए हैं और वहां से अपने माउस बटन पे राइट क्लिक अगर आप करते हैं और इंसर्ट पे क्लिक करते हैं तो आपका एक नया कॉलम आपके सिलेक्टेड कॉलम या सिलेक्टेड कॉलम के सेल, कॉलम के किसी एक सिलेक्टेड सेल के लेफ्ट हैंड साइड पे ही ऐड होता है। सो दिस इज यस, वेरी गुड भाई। ये चीज क्लियर नहीं हुई हो तो बिल्कुल मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 8 पर हम आ चुके हैं। आइए भाई, व्हाट इज फॉर्मेटिंग, व्हाई एंड हाउ इज इट यूजफुल? फॉर्मेटिंग क्या होती है और कैसे ये हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है, चलिए देखें। ये हम अपने थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में भी कर चुके हैं, लेकिन देख लेते हैं जो हमारे प्रैक्टिस वाले थे। The general arrangement of data in a worksheet is known as formatting. ये बात हम सब जानते हैं कि एक वर्कशीट के अंदर सेल वैल्यूज में जो डेटा स्टोर होता है उसको अरेंज करना in any format is formatting. Formatting is the general arrangement of data. किसी भी सेल के अंदर जो स्टोर्ड डेटा है उसका जनरल अरेंजमेंट फॉर्मेटिंग कहलाता है, ठीक है। फॉर्मेटिंग मेक्स आवर वर्कशीट प्रेजेंटेबल। और क्यों हम फॉर्मेटिंग करते हैं, क्यों हम किसी भी वर्कशीट के सेल के डेटा को अरेंज करते हैं इन एनी वे? मतलब एक वर्कशीट, सिंपल भाषा में बोलूं मैं,
तो एक वर्कशीट के किसी भी सेल के अंदर जो डेटा है, चाहे वो न्यूमेरिक डेटा हो, चाहे टेक्सचुअल डेटा हो, उसको बोल्ड करना, अंडरलाइन करना, उस सेल का बैकग्राउंड कलर देना, उस पर्टिकुलर कंटेंट को एक फॉन्ट कलर देना, उसको सेंटर अलाइन करना, राइट अलाइन करना, लेफ्ट अलाइन करना, उसको रोटेट कराना, अंडरलाइन करना, ये सारी की सारी चीजें एक फॉर्मेटिंग होती है। एक सेल के अंदर बोरिंग से दिखने वाले डेटा को हम छेड़छाड़ करते हैं, उसको हम और भी ज्यादा अच्छा, और भी ज्यादा प्रेजेंटेबल, और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं। इसलिए फॉर्मेटिंग हमारी वर्कशीट को और भी ज्यादा प्रेजेंटेबल बनाता है। क्लियर? चलो, it can emphasize certain data and can create a hierarchy of relative importance among different elements of data। ये पढ़ के तो आपको चक्कर आ गया होगा कि मैम इतना हैवी क्या लिखा है। कुछ नहीं लिखा है। इस पूरे लाइन का ये मतलब है कि जब आप किसी भी सेल की वैल्यू में कोई भी फॉर्मेटिंग करते हैं तो वो फॉर्मेटिंग उस सेल की वैल्यू को बाकी के अदर सेल वैल्यूज से अलग करता है, और क्योंकि वो उससे अलग कर देता है, उसको अलग से शो करता है, यूजर उसे आसानी से कैच कर सकता है। तो यूजर का एम्फेसिस सबसे ज्यादा, सबसे पहले वही सेल का वैल्यू जिसको हमने फॉर्मेट किया है वो कैच करेगा। यूजर का अटेंशन सबसे पहले बाकी के सेल वैल्यूज पर ना जाके उस सेल वैल्यू पे जाएगा जिस पे कोई भी एक फॉर्मेटिंग की गई हो, चाहे वो उसका कलर चेंज करना हो, उसको बोल्ड करना हो, या उस सेल के अराउंड बॉर्डर देना हो। चलिए, With formatting, we can make some data to be bolder, rotated, color। बिल्कुल सही बात है। फॉर्मेटिंग का मतलब है कि आप किसी भी सेल के डेटा को बोल्ड कर रहे हैं, उसको रोटेट करा रहे हैं अराउंड द सेल बाउंड्रीज, या फिर आप उसको अलग अलग कलर से कलर कर रहे हो। उसका फॉन्ट कलर चेंज कर सकते हो, उस सेल का बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हो। आइए, सो बेसिकली फॉर्मेटिंग प्रोवाइड्स वर्कशीट अ नीटर एंड अ मोर लेजिबल आउटलुक। फॉर्मेटिंग करने से आपकी वर्कशीट और भी ज्यादा प्रेजेंटेबल, और भी ज्यादा नीट, और भी ज्यादा इफेक्टिव दिखेगी टू योर ऑडियंस। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। What are the different components of a chart? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। Components of a chart जो हम पढ़ चुके हैं, एक टॉपिक है, हमने वो टॉपिक पढ़ा है टाइप्स ऑफ चार्ट के बारे में। टाइप्स ऑफ चार्ट के बाद हमने टॉपिक पढ़ा था कंपोनेंट्स ऑफ अ चार्ट, जो बताता था कि चाहे कोई भी चार्ट हो, आउट ऑफ द गिवन 10 चार्ट्स कुछ बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं जो हर चार्ट में पाए जाते हैं। तो हम यहाँ पे उन्हीं सारे के सारे कंपोनेंट्स को देखने वाले हैं। व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ चार्ट, एक्सप्लेन देम। आ जाओ। The different components of a chart are as follows। सबसे पहले आएगा हमारा x axis। क्या कहलाता है x axis? x axis, this is the horizontal axis known as the category। x axis जो होती है ये हमारे चार्ट की एक horizontal axis होती है। देख लेते हैं। देखो, ये मेरा एक चार्ट है, ठीक है, या इसको मैं थोड़ा और अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। एक बेसिक सा दिखने वाला चार्ट कुछ इस तरीके से दिखता है। नॉर्मल चार्ट कुछ इस तरीके से दिखता है, ठीक। यहां पे जो एक्स एक्सिस है ये हमारे चार्ट की हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है। क्या होती है? हॉरिजॉन्टल एक्सिस, मतलब कि ये वाली ऐसी एक्सिस जो हॉरिजॉन्टली चलती है हमारे चार्ट में, दैट इज द एक्स एक्सिस, ठीक है। वाई एक्सिस, दिस इज द वर्टिकल एक्सिस, ठीक है। इस एक्स एक्सिस को हम कैटेगरी एक्सिस भी कहते हैं। इस एक्स एक्सिस को हम कैटेगरी एक्सिस भी कहते हैं क्योंकि मैक्सिमम ऑफ द टाइम हम इस पे कैटेगरीज प्लॉट करते हैं, अलग अलग कैटेगरी हम इस पे प्लॉट करते हैं। कैटेगरी एक्सिस भी कहा जाता है इसको, ठीक है मैम। इस एक्स एक्सिस को हम कैटेगरी एक्सिस भी कहते हैं, ओके। वही हम बात करेंगे वाई एक्सिस की। दिस इज द वाई एक्सिस, ये हमारी वाई एक्सिस है, और इस वाई एक्सिस को हम वैल्यू एक्सिस भी कहते हैं। इसको हम वैल्यू एक्सिस भी कहते हैं क्योंकि इस पर्टिकुलर वर्टिकल एक्सिस पे हम वैल्यूज को प्लॉट करते हैं। मैक्सिमम ऑफ द टाइम अगर हम बात करें बार ग्राफ की, अगर हम बात ना करें, कॉलम चार्ट की बात करें, एक्स वाई चार्ट की बात करें, या किसी भी चार्ट की बात, लाइन चार्ट की बात करें, किसी भी पर्टिकुलर चार्ट की बात करें, इंस्टेड ऑफ द बार चार्ट हम एक्स एक्सिस पे मेजरली कैटेगरीज को प्लॉट करते हैं। और ये जो एक्स एक्सिस होती है ये एक्स वाई प्लेन में हॉरिजॉन्टल होती है, मतलब ऐसे जाती है। वाई एक्सिस की बात करें तो ये वर्टिकल जाती है, और इस एक्सिस पे मेजरली हम वैल्यूज को प्लॉट करते हैं, मतलब 0, 20, 40, 60 अलग अलग वैल्यूज को हम यहाँ पे प्लॉट करते हैं, ठीक है। आइए
डेटा सीरीज, अब क्या कहलाता है एक डेटा सीरीज? येट अनदर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ अ चार्ट। एक चार्ट का ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। चलिए देखें डेटा सीरीज क्या है। दिस इज द सेट ऑफ वैल्यूज वी वांट टू प्लॉट इन द चार्ट। भाई इस चार्ट में जिन जिन वैल्यूज को हम प्लॉट कराना चाहते हैं, मतलब कि मैंने अगर यहाँ लिख दिया 20 30, वैसे तो ये बाहर को लिखा जाता है लेकिन यहाँ पे हमारे पास स्पेस नहीं है इसलिए मैं इसको अंदर लिख रही हूँ, ठीक है। ये कभी भी चार्ट के अंदर नहीं लिखी जाती है वैल्यूज। ओके, हमारे पास स्पेस की कमी है इसलिए मैं इसको यहां लिख रही हूं। ये आपने कुछ प्लॉटिंग कराई है, कुछ ऐसी प्लॉटिंग कराई है 60 पे, 70 पे, 50 पे, ठीक है। लाइन चार्ट बना दिया आपने, एक लाइन चार्ट आपने यहाँ पे बना दिया है, ठीक है मैम, लाइन चार्ट बन गया है। तो भाई ये क्या हुआ, ये जो हमारी डेटा सीरीज है ये वो सेट ऑफ वैल्यूज हैं जो आप प्लॉट कराना चाहते हो अपने चार्ट के अंदर, और एक सिलेक्टेड डेटा में मल्टीपल डेटा सीरीज हो सकती हैं। आइए चार्ट एरिया, अब क्या कहलाता है एक चार्ट एरिया? दिस इज द टोटल रीजन सराउंडिंग द चार्ट। चार्ट एरिया होता है वो पूरा का पूरा रीजन जो पूरे एंटायर चार्ट को सराउंड करता है। द टोटल रीजन सराउंडिंग द चार्ट, दिस इज द चार्ट एरिया। ओके, दिस इज द चार्ट एरिया, ये हमारा चार्ट एरिया कहलाता है। ये पूरा का पूरा हमारा चार्ट एरिया कहलाता है। भाई क्या कहलाता है? ये पूरा एरिया हमारा चार्ट एरिया कहलाता है। दिस इज द चार्ट एरिया, मतलब कि वो एरिया जहां पे आप एक चार्ट बनाते हो, उसके एक्सेस को नाम देते हो, वाई एक्सेस बनाते हो, एक्स एक्सेस बनाते हो, ये सारे का सारा चीजें जहां आप बनाते हो वो आपका चार्ट एरिया है। आइए, total region surrounding the chart is the chart area, including the title, including the x-axis, y-axis, legends and everything. Plot area, this is the area of chart in which our data is plotted. मतलब कि ये जो एरिया होता है, ये जो एरिया होता है हमारे चार्ट का जहां पे डेटा को हम प्लॉट करते हैं यूजिंग लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, कॉलम ग्राफ, किसी भी ग्राफ की हेल्प से, तो वो हमारा प्लॉट एरिया हो जाता है। और प्लॉट एरिया हमेशा चार्ट एरिया के अंदर आता है। प्लॉट एरिया एवरी टाइम्स कम्स इनसाइड द चार्ट एरिया। वो एरिया एक चार्ट का जो एक पर्टिकुलर, वो एरिया चार्ट का जहां पे हम एक्चुअल वैल्यूज को प्लॉट करते हैं, दैट इज द प्लॉट एरिया। द एरिया ऑफ अ चार्ट इन विच आवर डेटा इज प्लॉटेड, द प्लॉट एरिया इज बाउंडेड बाय एक्सिस इन अ 2D चार्ट। इस एरिया को किसने बाउंड करके रखा है? एक्स एक्सिस ने और वाई एक्सिस ने। मतलब वो एरिया जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के इंटरसेक्शन से बनता है, जहां पे हम अपनी वैल्यूज को प्लॉट करते हैं। देखो वाई और एक्स के इंटरसेक्शन से जो एरिया बन के आ रहा है, जहां पे हम अपनी वैल्यूज को प्लॉट करते हैं, दैट इज द प्लॉट एरिया। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़े फिर। आइए भाई, अगर आपको और भी ज्यादा कंफ्यूजन है इसमें तो आप मेरा कंपोनेंट्स ऑफ अ चार्ट वाला टॉपिक बिल्कुल रेफर कर सकते हैं। बाकी आई विल ट्राई कि मैं इस पूरे के पूरे क्वेश्चन में आपको सारी चीजें क्लियर कर दूं। चार्ट टाइटल, ओके क्या कहलाता है एक चार्ट टाइटल? हर चार्ट को हम एक टाइटल देते हैं जो चार्ट के सबसे ऊपर, दैट इज टॉप मोस्ट एरिया में रिप्रेजेंट होता है। This is the descriptive text aimed at helping user identify the chart. एक ऐसा डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट जो बताता है कि ये चार्ट जो बना हुआ है वो एक्चुअल में किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब अगर मैं एक लाइन चार्ट बना रही हूं तो लाइन चार्ट के सबसे ऊपर एक टेक्स्ट लिखा होगा, दैट इज सेल्स बाय कंपनी XYZ। ये जो टेक्स्ट है, ये जो डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट है, ये बता रहा है कि ये चार्ट एक्चुअल में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज द चार्ट टाइटल। एक्सेस टाइटल्स, आपने एक्स एक्सेस बना लिया, आपने वाई एक्सेस बना लिया, एक्स एक्सेस पे आपने कैटेगरीज दे दी, वाई एक्सेस पे आपने वैल्यूज दे दी। तो इन एक्स एक्सेस पे जो कैटेगरीज हैं वो भी तो कुछ चीज रिप्रेजेंट कर रही होंगी। मतलब क्या है इस बात का? इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब ये है कि अभी जो हमने चार्ट बनाया था वहां पे एक्स एक्सेस बनाई थी, और हम सबको पता है एक्स एक्सेस पे कैटेगरीज प्लॉट होती हैं। कोई भी कंपनीज का नाम है या कोई भी फ्रूट्स के नाम है, तो मतलब एक्स एक्सिस पे जो कैटेगरीज हम प्लॉट कर रहे हैं वो एक्चुअल में क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं, ये हम उस एक्स एक्सिस के टाइटल से समझते हैं। एक्सिस टाइटल, दीज आर द टाइटल्स गिवन टू द एक्सिस। 3 एक्सिस अगर आपके उसमें है एक्स वाई जेड, अगर आपका 3D चार्ट है तो जेड एक्सिस भी होगा, अगर 2D चार्ट है तो एक्स एंड वाई एक्सिस होगा। इन सारी की सारी एक्सिस पे जो भी आपने प्लॉट किया हुआ है उनको हम एक टाइटल देते हैं। लेजेंड की बात करें, The legends helps us identifies various plotted data series. लेजेंड क्या बताता है? क्या आप जानते हैं लेजेंड क्या बताता है? चलिए फटाफट से बताइए पहले मुझे कि एक लेजेंड क्या बताता है, क्योंकि शुरुआत से हम लेजेंड को लेके बहुत सारा डिस्कशन कर चुके हैं, फिर मैं इसमें आगे बढ़ती हूँ। चलिए बताइए कमेंट सेक्शन में।
ओके तो हम देख रहे थे लेजेंड्स के बारे में। क्या होता है लेजेंड? प्रीवियसली भी हम लेजेंड के बारे में बहुत अच्छा डिस्कशन कर चुके हैं, तो लेजेंड्स को अब बस यहाँ पे हम देखने वाले हैं। लेजेंड्स हेल्प्स अस आइडेंटिफाई वेरियस प्लॉटेड डेटा सीरीज, मतलब कि एक चार्ट के अंदर अलग अलग जो हमने डेटा सीरीज को प्लॉट किया है, उन डेटा सीरीज को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लेजेंड्स का इस्तेमाल करते हैं। Each series can be uniquely identified by assigning a unique color, मतलब कि अगर मेरे selected data में 5 डेटा सीरीज हैं, मेरे selected डेटा में अगर 5 डेटा सीरीज हैं, तो हर डेटा सीरीज अलग अलग कलर्स से रिप्रेजेंट हो रही होगी, अलग अलग कलर्स से रिप्रेजेंट हो रही होगी। देख लो भाई, अलग अलग कलर से हमारी डेटा सीरीज यहाँ पे रिप्रेजेंट होगी, और एवरी कलर विल रिप्रेजेंट अ सिंगल डेटा सीरीज। अगर मेरे पास 5 डीएस हैं, तो ये वाला डीएस जो है, ये वाला जो डीएस है, ये वाला जो कलर है वो इस डीएस को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ये वाला जो कलर है वो इस डीएस को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ये वाला जो कलर है ये इस डीएस को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ये वाला जो कलर है ये इस डीएस को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, और येलो कलर हमारा इस डीएस को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। मतलब अगर मेरे पास 5 डेटा सीरीज हैं, तो अलग अलग कलर अलग अलग डेटा सीरीज को रिप्रेजेंट करती हैं, और ये सारे के सारे दिखते हैं, जितनी भी डेटा सीरीज हैं ये सब लेजेंड्स कहलाते हैं। ठीक है, The unique color or pattern which identifies a data series is known as the legend. यही unique color, यही unique pattern हमारे चार्ट में एक लेजेंड की तरह काम करती है। मतलब मैंने आपको बताया था कि ऐसे भी चार्ट्स हैं जो अलग अलग डेटा सीरीज के बीच में कंपैरिजन शो करते हैं। एक सिंगल चार्ट में आप अलग अलग डेटा सीरीज को प्लॉट करा सकते हैं। अब एक चार्ट में अगर डिफरेंट डेटा सीरीज को प्लॉट करना है और समझना है कि कौन सी डेटा सीरीज कहां पे प्लॉटेड है, तो वो हम डिफरेंट कलर्स के लेजेंड्स की हेल्प से कर सकते हैं। चलिए आइए ग्रिड लाइंस पे। दीज आर द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस। एक चार्ट के अंदर अगर एक नॉर्मल चार्ट है, तो एक्स एक्सिस की कुछ ग्रिड लाइंस होंगी जो कि वाई एक्सिस के पैरेलल होंगी, और अगर आपका वाई एक्सिस है तो वाई एक्सिस की जो ग्रिड लाइंस होंगी वो हमारे एक्स एक्सिस के पैरेलल होंगी। मतलब कहने का सीधा सीधा यही है, तात्पर्य यही है कि अगर मेरे पास एक चार्ट है, मेरे पास ये वाला चार्ट है भाई, कोई टेंशन की बात नहीं, ये मेरे पास एक चार्ट है और ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो भाई बात सिर्फ इतनी सी है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की होती हैं कुछ ग्रिड लाइंस। एक्स एक्सिस की जो ग्रिड लाइंस होती हैं ना, वो वाई एक्सिस के पैरेलल जाती हैं। देखिए वाई एक्सिस के पैरेलल जा रही है, इस वाई एक्सिस के पैरेलल जा रही है एक्स एक्सिस की ग्रिड लाइंस। और वहीं अगर मैं बात करूं वाई एक्सिस की ग्रिड लाइंस की, तो वाई एक्सिस की ग्रिड लाइंस हमेशा एक्स एक्सिस के पैरेलल जाएंगी। देखिए इसके पैरेलल जा रही हैं, ये जो ग्रिड लाइंस हैं ये इस एक्स एक्सिस के पैरेलल जा रही हैं। तो क्या होती हैं ग्रिड लाइंस? पहली बात तो ग्रिड लाइंस का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? ग्रिड लाइंस का हम चार्ट में इस्तेमाल करते हैं टू इजी प्लॉट एनी डेटा वैल्यू। एक चार्ट के अंदर अगर आप कोई भी डेटा वैल्यू प्लॉट करते हो, तो ग्रिड लाइंस की हेल्प से आप उसे और भी ज्यादा कन्वीनियंटली एंड इजीली प्लॉट कर सकते हैं। देख लीजिए, दीज आर द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस। ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस होती हैं इन द प्लॉट एरिया। ये प्लॉट एरिया में लाइंस होती हैं। द ग्रिड लाइंस आर इंसर्टेड इन द चार्ट टू एनहांस इट्स रीडेबिलिटी। किसी भी चार्ट की रीडेबिलिटी को एनहांस करने के लिए, उसमें अच्छे से किसी भी डेटा का प्लॉटिंग कराने के लिए हम इन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस की ग्रिड लाइंस का इस्तेमाल करते हैं। चलिए, और अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था कि अगर अपने चार्ट में अगर आपने ग्रिड लाइंस को इंक्लूड किया है, चाहे वो एक्स का हो, चाहे वाई एक्सिस का हो, या फिर जेड एक्सिस का ही क्यों ना हो, वो ग्रिड लाइंस आपके प्रिंट कमांड देने पे आपके प्रिंटेड हार्ड कॉपी में भी रिप्रेजेंट होगा। आइए बात करते हैं डेटा लेबल की। डेटा लेबल क्या कहलाता है? दिस इज अ लेबल दैट प्रोवाइड्स एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट अ डेटा। मेक अ मार्कर which represents a single data item or value coming from a worksheet cell। एक पर्टिकुलर वर्कशीट सेल से जो भी डेटा वैल्यू आती है वो एक डेटा लेबल की हेल्प से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। डेटा लेबल की अभी तक हमको चार्ट के अंदर जरूरत नहीं पड़ी है। आप बस इतना समझिए कि डेटा लेबल एक ऐसा एडिशनल इंफॉर्मेशन है, ये प्रोवाइड कराता है, ये एक ऐसा लेबल है जो प्रोवाइड कराता है एडिशनल इंफॉर्मेशन। किसके बारे में? डेटा मार्कर के बारे में। और डेटा मार्कर क्या है? डेटा मार्कर है डेटा लेबल जहां पे किसी भी एडिशनल इंफॉर्मेशन के बारे में
किसी भी पर्टिकुलर डेटा मार्कर के बारे में। डेटा लेबल एक ऐसा लेबल है जो डेटा मार्कर के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है। तो भाई डेटा मार्कर क्या है? डेटा मार्कर एक ऐसी चीज है जो रिप्रेजेंट करती है किसी भी एक सिंगल डेटा आइटम को, किसी भी सिलेक्टेड सेल, एक पूरे सिलेक्टेड सेल्स में से किसी एक सिंगल सेल के डेटा वैल्यू को अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है तो वो मैं डेटा मार्कर की हेल्प से कर सकती हूँ। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एंटायर सेशन। ठीक है, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। सबसे पहले एम्बेडेड चार्ट क्या होता है? एक एम्बेडेड चार्ट बिल्कुल जानते हैं आप, अ चार्ट ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इनसाइड अ वर्कशीट। हमेशा कैल्क सॉफ्टवेयर में आप जब भी एक चार्ट बनाएंगे, चाहे वो 10 में से कोई भी चार्ट हो, आउट ऑफ द गिवन 10 चार्ट्स कोई भी चार्ट हो, वो चार्ट हमेशा एम्बेडेड फॉर्म में होता है। और एम्बेडेड का मतलब ये है कि भाई जहां पे हमारा सोर्स डेटा है उसी वर्कशीट में उसी सोर्स डेटा के जस्ट बगल में वो चार्ट बनता है। तो मतलब द चार्ट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इनसाइड अ वर्कशीट along with the other data is known as the embedded chart। ये बात हम सब समझ चुके हैं। तो भाई जब embedded data समझ लिया है, embedded chart समझ लिया है, तो चार्ट शीट समझ लो। एंटायर वर्कशीट में एक ऐसी, या एंटायर वर्कबुक में एक ऐसी वर्कशीट जो सिर्फ और सिर्फ एक चार्ट को कंटेन करता है, ना ही सोर्स डेटा को, ना ही किसी एडिशनल इंफॉर्मेशन को। एक ऐसा वर्कशीट जो सिर्फ और सिर्फ एक चार्ट कंटेन करे, एक चार्ट शीट कहलाता है। और हम सब जानते हैं कि कैल्क सॉफ्टवेयर चार्ट शीट के कॉन्सेप्ट को सपोर्ट नहीं करता। अ चार्ट शीट इज अ शीट हैविंग ओनली अ चार्ट एंड नो अदर डेटा, दैट इज अ चार्ट शीट। और ओ कैल्क में ओ कैल्क does not support किसको सपोर्ट नहीं देता है? ओ कैल्क सपोर्ट नहीं देता है चार्ट शीट को। मतलब कि कैल्क सॉफ्टवेयर के अंदर आप एक ऐसी वर्कशीट नहीं बना सकते जहां पे सिर्फ और सिर्फ किसी डेटा का चार्ट दिया हुआ है, ना ही वो डेटा दिया हुआ हो, ना ही कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन। भाई कैल्क के अंदर एक वर्कशीट में वही डेटा होना चाहिए, वही उसका चार्ट और वही उससे रिलेटेड एडिशनल इंफॉर्मेशन, इफ एनी, अगर है तो, नहीं तो कोई बात नहीं। क्लियर? चार्ट शीट अलाउड नहीं है कैल्क के अंदर, चार्ट शीट अलाउड नहीं है। ये चीज पता हुई? ये चीज क्लियर हो गई भाई? ये चीज क्लियर हो गई है कि नहीं? क्या होता है एक एम्बेडेड चार्ट और क्या कहलाती है एक चार्ट शीट? तो भाई इसी के साथ साथ हम आ चुके हैं हमारे सेशन के एंड पे। अमेजिंग सेशन, बहुत ही अमेजिंग सेशन। इस सेशन की हेल्प से हमने काफी कॉन्सेप्ट्स थे जिनको रिवाइज किया। तो इस पर्टिकुलर थिंकिंग के साथ इतना और समझते जाइए कि हमको रिवाइज करना है हमारे mangetbrains.com को भी। जी हाँ, mangetbrains.com जो लेकर आया है आप सबके लिए इतने सारे टॉप कोर्सेज, सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, स्पोकन इंग्लिश, सीयूएट, एनटीएससी, ओलंपियाड, सीबीएसई हिंदी मीडियम भी है भाई लोग। यहां वहां भटकना कब बंद करोगे? एग्जामिनेशंस बिल्कुल निकट हैं, यहां वहां भटकना बंद कर दो। यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, इन सब को एक्सप्लोर कीजिए, अपने इंटरेस्ट के कोर्स को एनरोल कीजिए। और सिर्फ इतना ही नहीं है, हम आपको ई नोट्स एंड ई बुक्स भी दे रहे हैं। और तो और अभी mangetbrains.com पे चल रहा है एक बम्पर ऑफर। फटाफट से इस सेशन के एंड के बाद जाइए अपने ब्राउजर्स पे और टाइप कीजिए www.mangetbrains.com और आपको मिल सकता है फ्लैट 15% डिस्काउंट। ऐसे ही न जाने कितने ही ऑफर्स और कितने ही डिस्काउंट कॉन्सेप्ट्स हमारे mangetbrains.com पर लगातार आते रहते हैं। एग्जामिनेशन बिल्कुल नियर है मित्रों। इस पर्टिकुलर ईयर को या इस पर्टिकुलर मंथ को अगर आपने खो डाला, ये जो टाइम बचा हुआ है ना, ये बहुत प्रेशियस टाइम है। इस प्रेशियस टाइम को आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम यूटिलाइज करना है। मैंगेटब्रेन्स के साथ इसी तरीके से जुड़ा रहना है, क्योंकि हम आपके साथ बिल्कुल डेडिकेटली आगे बढ़ रहे हैं। हम आपको तभी ई नोट्स भी समय पे प्रोवाइड करा रहे हैं जिससे कि आपकी तैयारी और भी बेहतर हो सके। तो भाई अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा है तो जाने से पहले 3 काम करते जाओ। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है एमबी को, जी हाँ, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मैंगेटब्रेन्स के ऑफिशियल चैनल को तो सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकॉन दिख रहा है, उसको प्रेस ही तो करना है, उसको प्रेस कीजिए और बन जाइए मैंगेटब्रेन्स की अमेजिंग फैमिली का एक बहुत ही वैल्यूएबल पार्ट। लाइक कीजिए इस वीडियो को और बताइए कि ये सेशन आपको कितना अच्छा लगा। जाते जाते शेयर करना मत भूलना, cause शेयरिंग इज केयरिंग। और हाँ, कमेंट सेक्शन में किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो, फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। मैं हर एक क्वेश्चन, हर एक क्वेरी आंसर करती हूँ, क्योंकि आपका क्वेश्चन, आपकी क्वेरी हमारी प्रायोरिटी है। मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग सेशन में। स्टे ट्यून्ड।